सो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं बैक ट्रैकिंग के बारे में। सो ये यूनिट नंबर 4 होने वाली है एडा की, राइट। और ये पूरा कंप्लीट वन शॉट होने वाला है। सो शुरू से लास्ट तक बिल्कुल भी मिस मत करना, है ना। आपकी ये यूनिट यहाँ पे बिल्कुल एकदम एब्सोल्युटली कंप्लीट हो जाएगी, है ना। क्या होने वाला है, ये एकदम यहाँ पे वन शॉट होने वाला है, ठीक है। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज, अगर आपने यहाँ पे अभी तक ढंग से प्रैक्टिस नहीं की है तो आप लोग ये काम कर सकते हो, जिसने भी यहाँ पे PYQ सॉल्यूशन परचेस नहीं किया है, ठीक है, PYQ का सॉल्यूशन, तो आराम से आप लोग परचेस कर लो। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आपको, वहां से आप लोग परचेस कर सकते हो, है ना। बहुत ही कम प्राइस है और उसमें बहुत सारी चीजें हैं, मतलब इंपॉर्टेंट चीजें तो बहुत ही ज्यादा हैं। तो आराम से आप लोग परचेस कर सकते हो, देख सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। सॉल्यूशन है उसके अंदर, सारी चीजें हैं, ठीक है। अभी आपके पास बहुत टाइम है, आराम से परचेस कर लो। चलो स्टार्ट करते हैं अपन इस यूनिट को। सो अब देखो बैक ट्रैकिंग होती क्या है। अभी तक अपन ने देखा किस तरीके से अपन यहाँ पे सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे थे, किसी भी प्रॉब्लम को किस तरीके से अपन सॉल्व कर रहे थे, है ना। डायनामिक प्रोग्रामिंग देखी, ग्रीडी मेथड देखी, बहुत सारे मेथड्स हमने देखी। अब यहाँ पे अपन बात करने वाले हैं बैक ट्रैकिंग के बारे में। अब ये बैक ट्रैकिंग में क्या होगा, देखो सिंपल है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, कोई सी भी प्रॉब्लम, कोई सी भी जो भी प्रॉब्लम होगी, है ना, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, उसको सॉल्व करेंगे। और उसको सॉल्व कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। अगर इन केस हम आगे चल के कहीं भी फेल होते हैं या फिर फंस जाते हैं, हमें सॉल्यूशन नहीं मिलता है, तो हम पीछे वापस आ सकते हैं, फिर से ट्राई कर सकते हैं, है ना, दूसरा सॉल्यूशन ट्राई कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा क्या कहलाता है, बैक ट्रैकिंग कहलाता है। So backtracking is an algorithmic techniques that builds a solution step by step. If a solution is not possible, अगर solution possible नहीं होता है, it returns to the previous step and try another option, right? तो यहाँ पे सिंपल है, अगर यहाँ पे अपना ऑप्शन मतलब गलत निकल जाता है, सही नहीं मिलता है, तो अपन क्या करते हैं, प्रीवियस स्टेप में आते हैं एंड अगेन फिर से क्या करते हैं, ट्राई करते हैं। ये सिंपल है अपनी बैक ट्रैकिंग, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और इम्पोर्टेंट कि ये प्रिंसिपल को फॉलो करती है DFS के, मतलब डेप्थ फर्स्ट सर्च। तो डेप्थ फर्स्ट सर्च क्या होता है, जैसे इस तरीके से पहले नीचे जितने ऑप्शन हो सकते हैं उसको सॉल्व करेगी, फिर यहाँ पे आएगी, फिर अनदर ऑप्शन सॉल्व करेगी, फिर यहाँ पे आएगी, फिर अनदर, इस तरीके से चलती है, ठीक है। अभी अपन यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। देखो ध्यान से क्या करने वाले हैं, एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे। सपोज यहाँ पे मान लो अपने पास यहाँ पे डेवलपर है, ठीक है, डेवलपर 1, डेवलपर 2 एंड डेवलपर 3, इस तरीके से 3 डेवलपर है अपने पास, है ना। अब इनसे मुझे कोई सा काम कराना है, मान लो मुझे कोई सा काम कराना है ना, और मुझे एक काम यहाँ पे मतलब 3 डेवलपर से कराना है, बट मेरी चॉइस है कि पहले किससे कराना है, दूसरे नंबर पे किससे कराना है, तीसरे नंबर पे किससे कराना है, राइट। सो अब अपन क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे अपन स्टार्ट करेंगे, मान लो कितने ऑप्शन बन सकते हैं, है ना। सो सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, जैसे देखो यहाँ पे इसको थोड़ा सा यहाँ पे साइड करते हैं पहले। अब ध्यान से सुनो, मैंने यहाँ पे सपोज यहाँ पे इनिशियल में मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, है ना। सबसे पहले मैंने यहाँ पे कराया सपोज D1 से काम, तो यहाँ पे मैं नीचे आया और यहाँ पे किसने काम किया, ये सपोज यहाँ पे D1 ने काम किया। अब इसके बाद D1 ने काम किया, अब मेरे पास दो ऑप्शन है, D2 और D3, ठीक है। तो सपोज मैंने यहाँ पे एक बार ले लिया किसको, D2 को, तो यहाँ पे D2 आ गया। अब उसके बाद D2 के बाद कौन सा बचा है, D3 बचा, तो लास्ट में अपना D3 आएगा, तो ये D3 हो गया, है ना। उसके बाद यहाँ पे वापस आएंगे तो यहाँ पे D1 से फिर मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन था, यहाँ पे मैंने यहाँ पे D2 लिया था पहले, अब मैं D3 ले सकता हूँ, तो यहाँ पे मैंने ले लिया D3, तो ये D3 हो गया। अब उसके बाद कौन सा बचा था, यहाँ पे D2, तो ये D2 हो गया था, इस तरीके से, है ना। तो अभी मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया था किससे, D1 से। अब मान लो मुझे स्टार्ट करना है यहाँ पे किससे, D2 से, तो ये मैंने D2 से स्टार्ट किया, फिर से मेरे पास सेम दो ऑप्शन होंगे। पहला ऑप्शन में मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, D2 से स्टार्ट किया, यहाँ पे D1 आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे लास्ट में क्या आएगा, D3 आएगा, है ना। फिर यहाँ पे अब मैंने इससे स्टार्ट किया था D1 से, अब मैं यहाँ पे सपोज मुझे D3 से स्टार्ट करना है, तो फिर यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा अपना क्या, D1, राइट। फिर उसके बाद अब मान लो देखो यहाँ पे ये थोड़ा सा इसको नीचे लाते हैं पहले अपन। अब मान लो देखो मैंने अभी स्टार्ट किया था D1 से, फिर D2 से, अब मुझे D3 से स्टार्ट करना है, तो मैं यहाँ पे D3 से स्टार्ट करूंगा। ये मेरा क्या है, ये D3 है। अब उसके बाद मैंने D3 से स्टार्ट किया, अब देन मुझे क्या करना है, D3 के बाद मैं यहाँ पे D1 कर सकता हूँ, फिर D1 के बाद मैंने यहाँ पे D2 कर दिया। अब सेम, अब मैंने D3 से स्टार्ट किया था, है ना, फिर यहाँ पे D1, अब मैं यहाँ पे सपोज मैं कर देता हूँ D2, फिर यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है यहाँ पे D1। इस तरीके से ये नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन मेरे पास बन जाएंगे, है ना, कि इतने तरीके से मैं यहाँ पे इनसे काम करा सकता हूँ, इतने ऑर्डर में। तो यहाँ पे किस तरीके से ऑर्डर अपन लिखेंगे, ऑर्डर अपन सिंपल सा इस तरीके से लिख सकते हैं
कि सबसे पहले यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो D1 यहाँ पे, ये देखो ये D1 D2 D3, तो D1 D2 D3। फिर उसके बाद यहाँ पे ये एक ऑर्डर ये हो जाएगा अपना D1 D3 D2, तो D1 D3 और D2। फिर उसके बाद एक अपना ये हो जाएगा है ना D2 D1 D3 D2 D1 और D3। फिर उसके बाद एक अपना ये हो जाएगा, सो ये हो जाएगा क्या D2 D3 और D1। फिर यहाँ पे एक ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे क्या, ये हो जाएगा अपना D3 D1 और D2। एंड लास्ट अपना यहाँ पे हो जाएगा D3 D2 और D1। इस तरीके से नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन मेरे बन जाएंगे। तो ये सिंपल सा क्या कहलाती है, बैक ट्रैकिंग। अब मैंने क्या किया, अब इसमें से जो सबसे सही सॉल्यूशन मुझे लगता है ना, जो सबसे बेस्ट होता है, उसको मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सेलेक्ट कर लूँगा। सिंपल सी चीज़ ये है। अब मान लो मैंने यहाँ पे एक कंडीशन लगा दी कि यहाँ पे मेरा जो D1 है ना, वो बीच में नहीं होना चाहिए, D1 सेंटर में नहीं होना चाहिए, मतलब दूसरे नंबर पे मैं D1 से काम नहीं कराऊंगा, ऐसा मैंने कंडीशन यहाँ पे लगा दी। अब मैंने जो कंडीशन लगाई है ना, तो उसमें क्या होगा, यहाँ पे अब जो जो ऑप्शन में D1 बीच में होगा वो एलिमिनेट हो जाएंगे। जैसे ये तो एलिमिनेट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे D1 बीच में नहीं है, ये भी नहीं होगा, बट हाँ ये वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे वापस आएंगे, ये रहेगा अपने पास, फिर यहाँ पे ये ऑप्शन एक एलिमिनेट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, कौन कौन सा, एक तो अपना ये वाला, ठीक है, दूसरा अपना यहाँ पे ये वाला, ये दो ऑप्शन हट जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, अब अगर मान लो मैंने और कोई सी कंडीशन लगा दी कि यहाँ पे D2 भी सेकंड नंबर पे नहीं होना चाहिए, तो फिर उसमें ये वाला ऑप्शन भी हट जाएगा, है ना। उसके अलावा यहाँ पे सपोज ये भी ऑप्शन भी हट जाएगा क्योंकि इसमें भी बीच में है, मतलब यहाँ पे, है ना, और यहाँ पे ये लास्ट वाला, तो यहाँ पे ये ऑप्शन हट जाएगा। तो बचा कौन सा अपने पास, बचा यहाँ पे ये वाला और यहाँ पे ये वाला, सिर्फ दो ऑप्शन बचे। तो यहाँ पे ये अपने क्या हो जाएंगे, परफेक्ट सॉल्यूशन हो जाएंगे। जैसे D1 D3 D2 एंड एक है अपना यहाँ पे D2 D3 और D1। इस तरीके से ये दो अपने पास यहाँ पे बच जाएंगे। ये क्या है, अपनी बैक ट्रैकिंग कहलाती है। ठीक है ना। अब इसके बाद यहाँ पे देखो, ये इसके एडवांटेज हैं, ये डिसएडवांटेज और ये एप्लीकेशंस है। सबसे पहले एडवांटेज में देखें तो पहला एडवांटेज है एलिमिनेट इनवैलिड सॉल्यूशंस अर्ली, मतलब यहाँ पे काफी जल्दी एलिमिनेट कर देता है जो भी अपने यहाँ पे सॉल्यूशन इनवैलिड होते हैं। ठीक है, कंडीशन को जो फॉलो नहीं करते तो उसको हटा देता है। सेकंड नंबर पे इजी टू इम्प्लीमेंट यूजिंग रिकर्सन, तो यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट करना काफी इजी होता है ना, यूजिंग रिकर्सन, राइट। फिर उसके बाद यहाँ पे डिसएडवांटेज में क्या है, हाई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन द वर्स्ट केस, मतलब वर्स्ट केस में हाई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है इसकी। सेकंड है अपना मे टेक अ लॉन्ग टाइम इन लार्ज इनपुट्स, मतलब यहाँ पे जब लार्ज इनपुट होता है तो बहुत ज्यादा टाइम टेकन कंडीशन बन जाती है, ये इसका डिसएडवांटेज है ना। मतलब आपने भी देखा होगा, अभी हमारे पास देखो तीन ही यहाँ पे चीजें थी, ये सिर्फ तीन चीजें थी, उसमें भी कितना ज्यादा टाइम लग गया, कितनी लंबी प्रोसेस हो गई। सेम एज इट इज वही चीज है, जितनी ज्यादा अपने यहाँ पे इनपुट्स होंगे उतनी ज्यादा अपने यहाँ पे और ज्यादा लेंथी हो जाएगी प्रोसेस, लॉन्ग टाइम हो जाएगी। ठीक है, फिर एप्लीकेशन की बात करें तो यहाँ पे एनक्वीन प्रॉब्लम में, ग्राफ कलरिंग में, हैमिल्टनियस साइकिल में, फिर यहाँ पे सबसेट सम प्रॉब्लम में, तो इस तरीके से यहाँ पे इसका एप्लीकेशन यूज होता है ना। सो होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा बैक ट्रैकिंग क्या होती है। सो यहाँ पे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एन क्वीन प्रॉब्लम्स। अब देखो एन क्वीन प्रॉब्लम क्या होता है, सिंपल सा समझो, ये क्या है, एक एप्लीकेशन है किसकी, बैक ट्रैकिंग की, है ना। सो सिंपल है, इसमें होता क्या है, डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले। द एन क्वीन प्रॉब्लम्स इज अ क्लासिक बैक ट्रैकिंग प्रॉब्लम इन विच एन क्वींस आर प्लेस्ड ऑन एन एन मल्टीप्लाई एन, मतलब यहाँ पे इस तरीके से प्लेस होती है, मतलब रो और कॉलम, पहला रो होता है दूसरा कॉलम होता है। ठीक है, सो जितना नंबर ऑफ क्वीन होंगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, जितना भी होगी, तो आपका n मल्टीप्लाई n रहेगा। मतलब अगर 4 क्वीन है तो 4 मल्टीप्लाई 4 ही आपकी टेबल बनेगी, है ना, उतनी ही रो होंगे उतने ही कॉलम होंगे, राइट। यहाँ पे देखो चेस बोर्ड, सो दैट नो टू क्वींस अटैक ईच अदर, मतलब दो क्वींस एक दूसरे के साथ यहाँ पे अटैक नहीं करनी चाहिए। अब अटैक क्यों नहीं करेंगी, कैसे नहीं करेंगी, वो चीजें अपन समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कंडीशन देखो, कंडीशन क्या है यहाँ पे, नो टू क्वींस शुड बी इन द सेम रो, सेम कॉलम और सेम यहाँ पे डायगोनल, है ना। मतलब यहाँ पे दो क्वींस यहाँ पे एक ही रो में नहीं होनी चाहिए, एक ही कॉलम में नहीं होनी चाहिए, एक ही डायगोनली नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मतलब डायगोनल में भी नहीं होनी चाहिए, राइट। अब यहाँ पे ये सिंपल से अपनी क्या है, यहाँ पे एल्गोरिथम है, ठीक है, बैक ट्रैकिंग की। सबसे पहली स्टेप यहाँ पे प्लेस अ क्वीन इन द फर्स्ट रो, मतलब पहली रो में क्वीन को प्लेस करो। सेकंड क्या है यहाँ पे,
चेक इफ द पोजीशन इज सेफ, मतलब अगर उसकी पोजीशन सेफ है, मतलब सेम रो में सेम कॉलम में डायगोनली कोई भी दूसरी क्वीन नहीं आ रही है, तो अपन यहाँ पे सिंपल बोलेंगे कि ये सेफ है, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पे सेफ है तो अपन क्या करेंगे, प्लेस द नेक्स्ट क्वीन इन द नेक्स्ट रो, फिर अपन नेक्स्ट क्वीन को नेक्स्ट रो के अंदर प्लेस करेंगे। उसके बाद इफ नो सेफ पोजीशन इज फाउंड, मतलब अगर सेफ पोजीशन नहीं मिलती हमें तो हम क्या करेंगे, बैक ट्रैक करेंगे, मतलब फिर से पीछे आएंगे, फिर से पीछे वाले क्वीन को एडजस्ट करेंगे कहीं और, देन उसके बाद फिर से चेक करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे ये सिंपल से लिखा, प्रीवियस स्टेप में आएंगे, है ना, क्वीन को मूव करेंगे अनदर कॉलम वगैरह में, फिर यहाँ पे क्या है, रिपीट अंटिल ऑल एन क्वींस आर प्लेस, जब तक सारी क्वींस प्लेस नहीं हो जाती तब तक हम क्या करेंगे, इस प्रोसेस को रिपीट करते रहेंगे, ठीक है। अब जनरली क्या होता है एग्जाम में, यहाँ पे दो तरीके से क्वेश्चन पूछता है, एक तो पूछता है आपसे 8 क्वीन प्रॉब्लम, एक पूछता है 4 क्वीन प्रॉब्लम, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, सबसे पहले अपन यहाँ पे देखते हैं 4 क्वीन प्रॉब्लम, ठीक है। 4 क्वीन प्रॉब्लम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, अब देखो प्रोसेस बहुत लंबी है, बट आपके यहाँ पे एग्जाम वगैरह में या फिर सिंपल सा पैटर्न दे रखा है, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बॉक्स बनाना है और यहाँ पे फिल कर देना है, ठीक है। सो आप याद रख सकते हो, जो भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। अब इसमें आपकी यहाँ पे 4 रो होंगी, 4 कॉलम होंगे, ठीक है। इस तरीके से देखो यहाँ पे 4 रो है, 4 कॉलम। अब क्वीन किस तरीके से होंगी, यहाँ पे 4 क्वीन है, मतलब यहाँ पे Q1, यहाँ पे Q2, यहाँ पे Q3, यहाँ पे Q4, इस तरीके से हो जाएगा अपना, है ना। सो सिंपल है, आपको ये देखना है यहाँ पे। अब देखो कौन सी क्वीन कहाँ पे आएगी, वो चीज हमें यहाँ पे ट्राई करना है ना। तो कैसे ट्राई करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे मान लो मैंने क्वीन नंबर 1 को यहाँ पे रखा, ठीक है, मैंने क्वीन 1 फर्स्ट यहाँ पे रो में फर्स्ट कॉलम में रख दी। अब उसके बाद नेक्स्ट वाली स्टेप पे मूव करेंगे, अब मुझे क्वीन नंबर 2 रखना है ना, क्वीन नंबर 2 रखना है। अब ध्यान से सुनो, ये क्वीन 2 है, ये आएगी इस वाली रो में, तो यहाँ तो आ नहीं सकती, क्यों नहीं आ सकती, बिकॉज मैंने क्या बोला था, सेम रो में नहीं आनी चाहिए, सेम कॉलम में नहीं आनी चाहिए, तो ये सेम कॉलम में आ रही है ना, तो इसलिए हम यहाँ पे अवॉइड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे डायगोनल भी नहीं आ सकती, क्योंकि मैंने आपको वैसे ही मना किया था, डायगोनल भी नहीं आ पाएगी, है ना। अब बची कौन सी पोजीशन, ये वाली और ये वाली, तो सपोज मैंने यहाँ पे इसको यहाँ पे लिख दिया, Q2 मैंने यहाँ पे फिल कर दी, है ना। उसके बाद क्या हुआ, अब अपन Q3 को देखेंगे, तो Q3 यहाँ तो आ नहीं सकती, क्योंकि ऑलरेडी एक क्वीन इसमें है। फिर यहाँ पे मैं अगर लिखना चाहूँ तो यहाँ पे भी नहीं आ पाएगी, क्यों, क्योंकि ये डायगोनली आ रही है। फिर यहाँ पे भी नहीं लिख सकता मैं, है ना, क्योंकि ये देखो यहाँ पे इस तरीके से ये सेम कॉलम में आ जाएगी। फिर तो यहाँ भी नहीं लिख पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे ये देखो डायगोनली आ रही है। फिर इसका मतलब मुझे यहाँ पे बैक ट्रैक करना पड़ेगा, इसको दूसरी जगह अरेंज करना पड़ेगा। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको दूसरी जगह अरेंज करूंगा, इसी को बोलते हैं बैक ट्रैकिंग। इसको साफ किया, इसको साफ किया, इसको साफ किया, और यहाँ पे Q2 भी हटाता हूँ यहाँ से। अब मेरे पास एक ही जगह बची थी, ये Q2 की है, तो वहां पे मैंने इसको रख दिया। अब मैं क्या करूंगा, अब देखूंगा, देखो यहाँ तो नहीं आ पाऊंगा, फिर उसके बाद यहाँ पे, हाँ यहाँ आ सकती है, और यहाँ नहीं आ सकती, यहाँ नहीं आ सकती, एक ही जगह बची है सिर्फ इसके लिए, ये वाली, तो Q3 मेरी यहाँ पे आ जाएगी, है ना। अब Q3 अगर यहाँ आ गई है तो मेरा Q4 कहाँ आएगा, यहाँ तो नहीं आ पाएगा, उसके बाद यहाँ भी नहीं आ पाएगा, यहाँ पे भी नहीं आ पाएगा, और यहाँ पे भी नहीं आ पाएगा, तो Q4 कहाँ पे आएगा। इसका मतलब मुझे फिर से बैक ट्रैक करना पड़ेगा, है ना, क्या करना पड़ेगा, फिर से बैक ट्रैक करना पड़ेगा। तो अब अगेन चलो भाई, इसी को तो बोलते हैं बैक ट्रैकिंग, है ना। फिर से पीछे चलो, अब मैं पीछे आ गया यहाँ पे, तो अब मुझे इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा, मतलब इसकी पोजीशन गलत है। अगर इसकी पोजीशन गलत है तो इसकी जगह तो है ही नहीं फिर, क्योंकि यहाँ नहीं रख पा रहा, यहाँ नहीं रख पा रहा, यहाँ नहीं रख पा रहा, इसका मतलब इसकी पोजीशन भी गलत है ना। तो यहाँ पे मुझे इसको भी साफ करना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर यहाँ पे मैंने इसको भी यहाँ पे हटा दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, ऊपर आऊंगा तो यहाँ पे इसकी पोजीशन गलत है ना, इसकी पोजीशन क्या है, गलत है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो फिर मैंने देखा था ना, यहाँ पे लिखने पे भी गलत हो रहा था। मतलब इसका मतलब ये है कि जो फर्स्ट वाली मैंने क्वीन पुट की थी उसी की पोजीशन पूरी गलत है, उसको कहीं और मुझे डालना पड़ेगा। तो मैं इसको सपोज अगर यहाँ डाल दूँ, इसको क्वीन 1 को यहाँ पे डाल दूँ, उसके बाद मैं क्या करूँ, देखो, फिर उसके बाद यहाँ पे तो नहीं डाल सकता, ये डायगोनल में आ रहा है, यहाँ पे भी नहीं डाल सकता, यहाँ पे भी नहीं, हाँ यहाँ पे डाल सकता, तो Q2 को मैंने यहाँ डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे Q3 कहाँ आएगा, Q3 मेरा यहाँ पे आ सकता है ना, ये देखो Q3 कहीं नहीं आ रहा है, सेम रो सेम कॉलम डायगोनल कहीं नहीं आ रहा है। उसके बाद Q4, तो अब Q4 कहाँ पे आएगा, यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, हाँ Q4 यहाँ पे आ सकता है। तो देखो परफेक्टली मैंने यहाँ पे सारी क्वींस को फिल कर दिया है, एक रो में एक क्वीन है, एक कॉलम में एक क्वीन है, डायगोनल में भी कोई सी क्वीन नहीं है ना, सिंगल ही क्वीन है सब में। तो अब आपको क्या करना रहता है, यहाँ पे सिंपल सा आपको ये बताना रहता है, एक बॉक्स बनाना रहता है इस तरीके से, 1 2 3 4, ये 4
अपन को इस तरीके से बॉक्स बनाना रहता है ना। एग्जाम में जनरली ऐसे ही लिखना है और आपको सिर्फ यहाँ पे ये बताना है कि यहाँ पे आपके कॉलम नंबर कौन से में है, 1 2 3 4, ठीक है। सो ये आपका रो हो गया, यहाँ पे आपको कॉलम नंबर बता देना है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे ये आपकी रो नंबर 1 है ना। रो नंबर 1 में सेकंड कॉलम, यहाँ पे सेकंड कॉलम। रो नंबर 2 में यहाँ पे फोर्थ कॉलम। रो नंबर 3 में अपना फर्स्ट कॉलम और रो नंबर 4 में अपना यहाँ पे थर्ड कॉलम। इस तरीके से आपको यहाँ पे 4 क्वीन को फिल करना है। अब एज इट इज आपको यहाँ पे 8 क्वीन को फिल करना है, ठीक है। तो सेम वही है, 8 क्वीन को भी मैं डायरेक्टली अब फिल कर देता हूँ, आपको बता देता हूँ कैसे होगी, है ना। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इस तरीके से अपनी 8 क्वीन प्रॉब्लम है। सो मैंने इस तरीके से इसको फिल किया है ना। सेम वैसे ही करना है जैसे मैंने बताया था, एक एक चीज आपको चेक करनी है, राइट। और यहाँ पे इस तरीके से आपको नॉर्मली टेबल बना देना है, रो। देन उसके बाद किस कॉलम में आपको सिर्फ वो लिखना है यहाँ पे, ठीक है। बस सिंपल है, इस तरीके से आपको यहाँ पे आराम से लिख देना है। सो होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, राइट। आगे देखते ये इसकी एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। सो इसकी एप्लीकेशंस देख लो। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इसका यूज होता है, एआई में, है ना। उसके बाद यहाँ पे इसका यूज होता है सीएसपी में, मतलब कॉन्स्टेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम्स में। फिर यहाँ पे पजल सॉल्विंग में इसका यूज होता है नॉर्मली, है ना। देन उसके बाद यहाँ पे शेड्यूलिंग प्रॉब्लम्स में भी इसका यूज होता है, राइट। अब देखो ये सिंपल सी डेफिनेशन है एग्जाम में लिखने के लिए। द एन क्वीन प्रॉब्लम इज अ बैक ट्रैकिंग प्रॉब्लम इन विच एन क्वींस आर प्लेस्ड ऑन एन एन मल्टीप्लाई एन चेस बोर्ड सो दैट नो टू क्वींस अटैक ईच अदर। अ वैलिड अरेंजमेंट इंश्योर दैट नो टू क्वींस आर इन द सेम रो सेम कॉलम और यहाँ पे डायगोनल, ठीक है। सो इस तरीके से ये नहीं होनी चाहिए, सिंपल सा ये यहाँ पे बोल रहा है। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, अपन बात करने वाले हैं हैमिल्टनियन साइकिल के बारे में। अब ये क्या होता है, ये क्या है, एक एप्लीकेशन है किसकी, बैक ट्रैकिंग की। इसमें भी हम बैक ट्रैकिंग का ही यूज करते हैं, है ना। और जनरली होता क्या है हैमिल्टनियन साइकिल में, ये एक साइकिल लूप बनाता है जिसमें क्या होना चाहिए, कंडीशन ये रहती है इसकी, सारी वर्टेक्स कवर होना चाहिए, प्लस यहाँ पे जो आपकी स्टार्टिंग और एंडिंग वाली वर्टेक्स है वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, देखो डेफिनेशन भी सेम यहाँ पे लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है यहाँ पे, अ हैमिल्टनियन साइकिल इज अ साइकिल इन अ ग्राफ दैट विजिट एवरी वर्टेक्स एग्जैक्टली वंस, एक ही बार हमें विजिट करना है, एंड रिटर्न्स टू द स्टार्टिंग वर्टेक्स। और हमें बाद में क्या करना है, रिटर्न करना है स्टार्टिंग वर्टेक्स से, जहां से आपने स्टार्ट किया था वहीं पे आपको खत्म करना है, ठीक है। प्रिंसिपल की बात करें तो यहाँ पे बैक ट्रैकिंग के थ्रू ये यूज होता है ना, बैक ट्रैकिंग टेक्निक से यूज होता है। उसके बाद यहाँ पे अपन कंडीशन की बात करें तो ये देखो, यहाँ पे ये कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है कि यहाँ पे एवरी वर्टेक्स इज विजिटेड एग्जैक्टली वंस, मतलब एक ही बार अपन को सारे वर्टेक्स पे विजिट करना है, सिंगल बार, है ना, बट सारे विजिट होना चाहिए। और यहाँ पे सेकंड क्या है, यहाँ पे द साइकिल स्टार्ट एंड एंड एट द सेम वर्टेक्स, जो साइकिल है वो स्टार्ट और एंड सेम वर्टेक्स पे होना चाहिए। ये सिंपल सा है। अब उसके बाद यहाँ पे एल्गोरिथम देखो, तो यहाँ पे ये है एल्गोरिथम। सबसे पहले अपनी एल्गोरिथम क्या है, स्टार्ट फ्रॉम एनी वर्टेक्स, किसी भी वर्टेक्स से आप स्टार्ट कर सकते हो। देन उसके बाद सेकंड, एट द नेक्स्ट एडजेसेंट अनविजिटेड वर्टेक्स, मतलब यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो पहले आपने स्टार्टिंग में किसी भी वर्टेक्स से स्टार्ट किया, फिर उसके बाद जो एडजेसेंट वर्टेक्स है आपको उस पे जो अनविजिटेड है, मतलब विजिट नहीं किया है, उसको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड स्टेप क्या है, रिपीट अंटिल ऑल वर्टाइसेस आर विजिटेड। कब तक रिपीट करना प्रोसेस को, जब तक सारी वर्टाइसेस यहाँ पे विजिट ना हो जाए, ठीक है। सो सिंपल से यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्या है, इफ द लास्ट वर्टेक्स इज कनेक्टेड टू द स्टार्टिंग वर्टेक्स अ हैमिल्टनियन साइकिल इज फाउंड। अगर यहाँ पे लास्ट वर्टेक्स फर्स्ट वर्टेक्स से कनेक्टेड है या फिर हम बोले तो सेम है, तो यहाँ पे हमें हैमिल्टनियन साइकिल मिल जाएगा, ठीक है। लास्ट यहाँ पे क्या है, अदरवाइज बैक ट्रैकिंग इज ट्राई अनदर पाथ। अगर नहीं मिलता है तो हम बैक ट्रैक करेंगे, है ना, बैक ट्रैक करेंगे और फिर से अनदर पाथ को यहाँ पे ट्राई करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो ये कुछ एप्लीकेशन है इसकी, अभी अपन एग्जांपल भी लेंगे, टेंशन मत लो, है ना। एप्लीकेशन क्या है, यहाँ पे रूट प्लानिंग में इसका यूज होता है। इसके बाद यहाँ पे ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम में भी इसका यूज होता है। इसके बाद यहाँ पे नेटवर्किंग रूटिंग में इसका यूज होता है। लास्ट है यहाँ पे सर्किट डिजाइन में भी इसका यूज होता है ना। अब देखो इसका एडवांटेज क्या हो जाएगा, फाइंड्स अ वैलिड हैमिल्टनियन साइकिल इफ वन एग्जिस्ट, मतलब यहाँ पे ये वैलिड हैमिल्टनियन साइकिल यहाँ पे फाइंड करता है, ठीक है, अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो। देन उसके बाद यहाँ पे सेकंड क्या हो जाएगा, यूजफुल इन ग्राफ ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, तो ग्राफ ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम में यूजफुल होता है। एंड डिसएडवांटेज की बात करें तो यहाँ पे दो डिसएडवांटेज है। पहला है हाई कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी,
ठीक है, हाई कंप्यूटेशन कॉम्प्लेक्सिटी होती है। एंड लास्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉट एफिशिएंट फॉर लार्ज ग्राफ्स, मतलब अगर यहाँ पे लार्ज ग्राफ है, बहुत बड़ा ग्राफ है, तो उसके लिए ये यहाँ पे उतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है। अब अपन यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं ना। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, इस तरीके से अपने पास एक नॉर्मल एग्जांपल लिखा है मैंने, है ना। अब क्या करना है अपन को, इसमें हैमिल्टनियन साइकिल को फाइंड करना है, कहाँ से कैसा बन रहा है। ठीक है, सो कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। सबसे पहले अपन किसी भी एक वर्टेक्स से स्टार्ट करेंगे। सो यहाँ पे देखो मैं क्या करता हूँ, 1 से स्टार्ट करता हूँ, ये मैंने 1 से स्टार्ट किया। ठीक है, अब यहाँ पे 1 से कौन कौन से एडजेसेंट कनेक्टेड, एडजेसेंट मतलब यहाँ पे जस्ट बगल में जो हो, तो यहाँ पे 2 और 4, राइट, 2 और 4 है। तो मैंने यहाँ पे सपोज यहाँ पे ये 2 लिख लिया मैंने कुछ इस तरीके से। एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये 4 लिख लेता हूँ, ये मैंने 4 लिख लिया। ऑर्डर मैटर नहीं करता, आप कैसे भी लिख सकते हो। इसको फिलहाल यहाँ पे मैंने ऐसे कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे डेप्थ फर्स्ट सर्च, मतलब इस तरफ आएंगे पहले, है ना, 2 से नीचे आएंगे। अब देखो 2 से कौन कौन से कनेक्ट है, एक तो 1 कनेक्ट है, 3 कनेक्ट है, 5 कनेक्ट है और 4 कनेक्ट है 2 से। तो अपन ने 1 को ऑलरेडी ले लिया है, यहाँ पे आ रहा है 1 अपने इसमें, है ना। तो अब यहाँ पे 3, 4 और 5 बचा हुआ है। तो अपन यहाँ पे लिख लेते हैं, ये मैंने लिखा 3, ये यहाँ पे लिख लिया 4 और यहाँ पे लिख लिया मैंने 5। ठीक है, इस तरीके से बचे हुए थे, इनको मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिख लिया। अब उसके बाद नीचे आते हैं, अब देखो यहाँ पे 3 पे आते हैं। अब 3 से कौन कौन से कनेक्ट है, 2 कनेक्ट है और 5 कनेक्ट है। 2 ऑलरेडी हो गया है, 5 नहीं हुआ है, तो पहले मैं यहाँ पे 5 को बना लेता हूँ, ये 5 हो गया। अब उसके बाद 5 से कौन कौन से कनेक्ट है, 3 कनेक्ट है, 2 कनेक्ट है, 4 कनेक्ट है। तो यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे कौन कौन सी चीजें कवर कर ली है, 3 को कर लिया, 2 को कर लिया, है ना। तो यहाँ पे मैं 3 पे नहीं जाऊंगा, 2 पे नहीं जाऊंगा, अब बचा कौन सा, 4। तो यहाँ पे ये 4 पे आ जाऊंगा। उसके बाद 4 से कौन कौन से कनेक्ट है, 4 से अपना 1 कनेक्ट है, 2 कनेक्ट है, 5 कनेक्ट है। 5 हो गया है, जस्ट ऊपर 2 भी हो गया है। अब यहाँ पे सिर्फ 1 बचा है, तो यहाँ पे मैं इसको 1 को कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है, ये मैंने 1 को कनेक्ट किया। अब यहाँ पे 1 को कनेक्ट क्यों किया, क्योंकि हमारा लास्ट में सिर्फ एक ही वर्टेक्स बचा था, जो कि सिर्फ 1 था। अब हम चेक करेंगे क्या हमारा स्टार्टिंग और लास्ट वाला वर्टेक्स क्या यहाँ पे एक ही है और यहाँ पे सारे वर्टेक्स कवर हैं क्या। तो देखो ये 1 है और यहाँ पे भी 1 है, मतलब परफेक्टली यहाँ पे हमें साइकिल मिल गया और यहाँ पे हमारे सारे वर्टेक्स भी कवर हैं, है ना। अब उसके बाद हम बैक ट्रैक करेंगे, वापस आएंगे यहाँ पे 2 पे आएंगे। अब 2 से 4 पे आ जाएंगे। अब 4 से देखो कौन कौन से कनेक्ट हैं, 1 है, 2 है और 5 है। तो यहाँ पे 2 कनेक्ट हो गए, 2 अपन ने ऑलरेडी कर लिया, 1 कर लिया। अब 5 पे आएंगे, तो यहाँ पे ये मैंने 5 को कर लिया। 5 से देखेंगे तो 3 है और यहाँ पे 4 है और 2 है। तो यहाँ पे 2 अपना हो गया है, 4 भी अपना हो गया है। अब यहाँ पे 3 रह गया है, तो ये मैंने 3 कर लिया। अब 3 से 2 और 5 ऑलरेडी अपने इसमें कवर हो गए। अब कोई जगह नहीं है, चेक करो यहाँ पे लास्ट वाला फर्स्ट वाला सेम है क्या, बिल्कुल नहीं है, मतलब यहाँ पे ये डेड एंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डेड एंड हो जाएगा, है ना। अब इसके आगे कुछ नहीं मिलेगा अपन को। आगे फिर अपन क्या करेंगे, बैक ट्रैक करेंगे, 2 पे आएंगे। अब 5 पे आ गए, 5 से चेक करेंगे तो 3, 2 और यहाँ पे 4, 3, 2, 4, 2 ऑलरेडी हो गया है। अब यहाँ पे 3 और 4 अपना यहाँ पे हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4। ये 2 अपने यहाँ पे हो जाएंगे अभी, है ना। अब उसके बाद देखो यहाँ पे अपन कहाँ पे आ गए, 3 पे आ गए। अब 3 से 2 है और 5 है, तो अपना 3 से यहाँ पे 2, 2 और 5 दोनों चीजें ऑलरेडी कवर हो गई थी। मतलब अब चेक करो क्या 3 अपना यहाँ पे, मतलब स्टार्टिंग का और लास्ट का वर्टेक्स सेम है क्या, बिल्कुल नहीं है, मतलब ये भी अपना डेड एंड हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे देखो 4 है अपना, है ना। सो अब 4 से देखेंगे तो 4 से यहाँ पे 1 कनेक्ट है, 2 कनेक्ट है, 5 कनेक्ट है। 5 अपना हो गया है, 2 भी अपना हो गया है, 1 अपना यहाँ पे है, क्योंकि अब ये लास्ट वाला है, क्योंकि इसके बाद कोई सा बचा नहीं है। तो अपन यहाँ पे सपोज अगर 1 को कनेक्ट कर देते, ये मैंने 1 को कनेक्ट किया। अब ध्यान से सुनो, क्या मेरी इसमें सबसे पहले ऑल वर्टेक्स कवर है क्या, नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 3 तो कवर है ही नहीं, है ना। अगर 3 कवर ही नहीं है तो पहली कंडीशन ही फेल हो गई, इसका मतलब ये यहाँ पे डेड एंड हो जाएगा, ये यहाँ पे सही नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे अपन। अब यहाँ पे बैक ट्रैक करेंगे, अब ऊपर आ जाएंगे 1 पे। अब यहाँ पे 4 पे आ गए, 4 से चेक करेंगे, 4 पे यहाँ पे देखो 1 है, 2 है और 5 है। 1 अपना यहाँ पे ऑलरेडी हो गया है, 2 और 5, तो यहाँ पे अपना एक हो जाएगा 2, दूसरा हो जाएगा अपना यहाँ पे 5। ठीक है, अब इसके बाद अपन यहाँ पे 2 पे आएंगे, तो 2 से यहाँ पे है 1, 3, 5 और 4, इतनी चीजें यहाँ पे 2 से हैं। तो 1 तो अपना यहाँ पे हो गया था, है ना। उसके बाद यहाँ पे 4 भी हो गया है। अब क्या बचा है, 3 बचा है और 5 बचा है, राइट, 3 और 5। तो अब दोनों को करेंगे अपन, यहाँ पे 3, है ना, और यहाँ पे अपना 5, ये दोनों चीजें बची हुई थी, राइट। क्योंकि यहाँ पे देखो 2 से ये 3 और ये 5, 4 ऑलरेडी हो गया था, 1 हो गया था। अब इसके बाद 3 पे आएंगे, 3 से 2 और 5, 2 हो गया है। अब यहाँ पे 5 और हो जाएगा, ये मैंने 5 लिखा। अब 5 से 4, 2 और 3,
तो यहाँ पे 4 भी हो गया, 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, है ना। मतलब अब इसके बाद आगे कुछ नहीं है। अगर कुछ नहीं है तो ये भी अपना डेड एंड हो जाएगा, क्योंकि मैच नहीं कर रहा ना, 1 नहीं आया लास्ट में, है ना। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, तो अब यहाँ पे आएंगे, बैक ट्रैक किया, मैं यहाँ पे आया, है ना। अब 2 से यहाँ पे 5 पे आओ, 5 से चेक करेंगे तो 3, 2 और 4, 3, 2, 4। तो यहाँ पे 2 ऑलरेडी कवर है, 4 ऑलरेडी कवर है ना। अब क्या बचा, यहाँ पे देखो 2 कवर हो गया, 3 कवर, सॉरी 2 कवर हो गया और 4 कवर हो गया, है ना। 2, 4, अब बस 3 बचा है, तो इसको 3 को कनेक्ट कर दो। अब 3 से देखेंगे तो 2 और 5, तो यहाँ पे 2 भी कवर हो गया, 5 भी कवर हो गया, ये भी सेम नहीं है, तो ये भी अपना डेड एंड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आगे आएंगे 5 पे, तो 5 से देखेंगे तो अपना 2, 4 और 3, 2, 4 और 3, 4 ऑलरेडी हो गया था, बस यहाँ पे क्या बचा है, देखो 4 ऑलरेडी हो गया है, 2 बचा है और 3 बचा है ना। सो ये अपना 2 बचा है, क्या बचा है 2 एंड यहाँ पे 3, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से 2 पे आएंगे, तो 2 से देखेंगे तो यहाँ पे 1, 3, 5 और 4, 1, 3, 5 और 4, है ना। सो यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे 5 हो गया, 4 हो गया, तो ये 5 हो गया, 4 हो गया, अब बचा सिर्फ यहाँ पे 3, ठीक है। तो यहाँ पे अपना 3 आ जाएगा कुछ इस तरीके से। 3 से चेक करेंगे तो ये 2 और 5, 2 हो गया, 5 हो गया, अब ये भी मैच नहीं कर रहा है, तो ये भी अपना डेड एंड हो जाएगा, ठीक है। लास्ट यहाँ पे 3 बचा है, तो अब इसके बाद यहाँ पे देखो 3 से अपन देखेंगे तो 2 और 5, तो यहाँ पे 5 ऑलरेडी हो गया है, अब बस 2 नहीं हुआ है, तो 2 को अपन यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद 2 से देखेंगे तो यहाँ पे क्या क्या हो गया है, देखो 2 से अपन देखेंगे तो 1, 4, 3, 5, 1, 4, 3, 5, ये 3 हो गया है, ये अपना 4 हो गया, 5 हो गया, अब यहाँ पे सिर्फ 1 बचा है, और बिकॉज ये लास्ट वर्टेक्स है तो अपन यहाँ पे लिखेंगे 1, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अपने इसमें सारी वर्टेक्स कवर है ना, और यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट भी सेम है, तो ये अपना यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइकिल हो जाएगा। तो अपने यहाँ पे 2 साइकिल हम मुझे दिख रहे हैं, एक तो पहला साइकिल ये है ना, पहला साइकिल यहाँ पे साइकिल नंबर 1, ये क्या है अपना 1, 1 से फिर 2, 2 से 3, फिर 5, फिर 4, फिर 1, ये पहला साइकिल है। फिर साइकिल नंबर सेकंड अपना यहाँ पे है, ये जो लास्ट वाला आपको दिख रहा है, 1, फिर 4, फिर यहाँ पे 5, फिर यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 1, ये यहाँ पे 2 साइकिल एग्जिस्ट कर रहे हैं। होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा किस तरीके से अपन यहाँ पे हैमिल्टनियस साइकिल को करते हैं सॉल्व, है ना। होप क्लियर होगा। सो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं ग्राफ कलरिंग प्रॉब्लम के बारे में। अब देखो ग्राफ कलरिंग होता क्या है एंड कैसे अपन इसको सॉल्व करते हैं, ये चीज़ अपन देखने वाले, राइट। सो सबसे पहले यहाँ पे डेफिनेशन देखते हैं ग्राफ कलरिंग क्या है। सिंपल वे में अगर मैं आपको बताऊं तो क्या होता है, देखो कोई सा भी आपके पास ग्राफ होता है, उसको आपको इस तरीके से कलर करना रहता है कि जो एडजेसेंट वर्टेक्स है उसमें सेम कलर नहीं होना चाहिए, है ना। सिंपल सा ये है, मिनिमम कलर का आपको यूज़ करना है और आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। सो सेम चीज़ ये रहती है। और स्टार्ट करते हैं अपन, सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ। सो यहाँ पे देखो, द ग्राफ कलरिंग प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम ऑफ असाइनिंग कलर्स टू द वर्टाइसेस ऑफ अ ग्राफ सच दैट नो टू एडजेसेंट वर्टाइसेस हैव द सेम कलर। मतलब जो एडजेसेंट वर्टेक्स है उसमें सेम कलर नहीं होना चाहिए, सिंपल सा आपको ये याद रखना है। प्रिंसिपल की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो ये भी सेम बैक ट्रैकिंग के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। उसके बाद यहाँ पे कंडीशंस देखो, यहाँ पे सबसे पहली कंडीशन है एडजेसेंट वर्टाइसेस मस्ट हैव डिफरेंट कलर्स, मतलब एडजेसेंट में डिफरेंट कलर होना चाहिए। दूसरा यहाँ पे क्या है, यूज द मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स इफ पॉसिबल, जितना कम से कम अगर कलर का यूज कर सके उतना ज़्यादा सही है, उतने कम से कम कलर का अपन को यूज करना है, ठीक है। एल्गोरिथम की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये इसकी एल्गोरिथम होती है। किस तरीके से, अब एल्गोरिथम का मतलब है कैसे अपन इसको स्टेप फॉलो करना है। सबसे पहली स्टेप क्या है, स्टार्ट विद द फर्स्ट वर्टेक्स, फर्स्ट वर्टेक्स से स्टार्ट करो, है ना, किसी भी वर्टेक्स से। फिर उसके बाद असाइन अ कलर, एक कलर असाइन कर दो उसको कोई सा भी। देन उसके बाद आपका क्या है, चेक इफ द कलर इज सेफ, मतलब यहाँ पे कलर अपना सेफ है, मतलब यहाँ पे नो एडजेसेंट वर्टेक्स हैज द सेम कलर। सेफ का मतलब क्या है, एडजेसेंट में जो वर्टेक्स है उसमें सेम कलर नहीं है, सिंपल सा ये है, राइट। सो यहाँ पे इफ सेफ कलर द नेक्स्ट वर्टेक्स, मतलब आपको क्या करना है, अगर सेफ है मतलब एडजेसेंट वर्टेक्स में सेम कलर नहीं है, तो आपको नेक्स्ट वाली जो वर्टेक्स है उसको कलर करना है फिर। और बट अगर यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो अपनी वर्टेक्स है एडजेसेंट वाली उसमें सेम कलर है, तो आपको क्या करना है, बैक ट्रैक करना है, मतलब वापस से पीछे जाना है ना, ये सिंपल सा है। एंड ट्राई अनदर कलर्स, और आपको दूसरे कलर पे ट्राई करना है, और सेम एज इट इज तब तक रिपीट करना है जब तक सारी वर्टेक्स यहाँ पे कलर ना हो जाए। ये सिंपल सा यहाँ पे क्या कहलाता है, ग्राफ कलरिंग कहलाता है। ये इसकी एप्लीकेशंस है। तो यहाँ पे देखो
सबसे पहला है मैप कलरिंग में इसका यूज होता है, टाइम टेबल शेड्यूलिंग में यूज होता है, रजिस्टर एलोकेशन कंपाइलर्स में यूज होता है। उसके बाद यहाँ पे फ्रीक्वेंसी असाइनमेंट इन वायरलेस नेटवर्क में यूज होता है। एडवांटेजेस की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो ये कुछ एडवांटेजेस इसके। सबसे पहला एडवांटेज है फाइंड्स अ वैलिड कलरिंग इफ वन एग्जिट। तो यहाँ पे ये क्या करता है, वैलिड कलरिंग यहाँ पे फाइंड करने में हेल्प करता है। दूसरी बात है यहाँ पे अवॉइड अननेसेसरी कलर असाइनमेंट्स यूजिंग बैक ट्रैकिंग। मतलब यहाँ पे फालतू जो एक्स्ट्रा कलर्स हैं उनको यहाँ पे अवॉइड कर देता है ना, यहाँ पे अननेसेसरी वो कलर यूज नहीं करते अपन, राइट। और डिसएडवांटेज की बात करें, सबसे पहले डिसएडवांटेज है हाई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर लार्ज ग्राफ। ये आपको हर एक में लिखना है, हाई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर लार्ज ग्राफ। सेकंड है यहाँ पे रिक्वायर्स रिकर्सिव बैक ट्रैकिंग। सो यहाँ पे रिकर्सिव बैक ट्रैकिंग की रिक्वायरमेंट रहती है, तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है। अब यहाँ पे देखो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वर्स्ट केस के लिए होती है ऑर्डर ऑफ m की पावर n, ठीक है, ये होती है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब जहाँ पे m क्या है, नंबर ऑफ कलर्स, और n क्या है, नंबर ऑफ वर्टाइसेस, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब मान लो अगर अपने कलर का नंबर 3 कलर है, तो वर्टेक्स यहाँ पे सपोज 2 है, तो यहाँ पे अपन आराम से इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, ऑर्डर ऑफ 9, इस तरीके से, राइट। सो होप आपको ये क्लियर हो जाएगा, है ना। उसके बाद यहाँ पे ये छोटी सी डेफिनेशन लिखी हुई है एग्जाम में लिखने के लिए। सो क्या लिखा है, सेम वही चीज लिखी है। हालांकि देखो, ग्राफ कलरिंग इज द प्रॉब्लम ऑफ असाइनिंग कलर्स टू द वर्टाइसेस ऑफ अ ग्राफ सो दैट नो टू एडजेसेंट वर्टेक्स हैव द सेम कलर। इट इज कॉमनली सॉल्व्ड यूजिंग द बैक ट्रैकिंग टेक्निक। तो होप आपको इतना क्लियर होगा। अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं। दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, दोनों तरीके अपन यहाँ पे देखने वाले हैं, है ना। सो ध्यान से देखना थोड़ा सा। चलो स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, इस तरीके से मैंने यहाँ पे बनाया है ना। अब ये क्या बोल रहा है, सिंपल सा यहाँ पे आपको कलर को फिल करना है। ये आपको सिंपल सा आपको ग्राफ दे रखा है, इसमें कौन कौन से कलर है, रेड है, यहाँ पे येलो है और ग्रीन है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे तीनों कलर को फिल करना है इस तरीके से। एडजेसेंट में सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है, सारे में यहाँ पे कलर होना चाहिए, सारी वर्टेक्स में कलर हो जाना चाहिए। तो करना कैसे, देखो सिंपल है, ठीक है। तो सबसे पहले मान लो मैंने ये यहाँ पे कलर लिखा, यहाँ पे ये क्या है, कलर है, राइट। अब मैंने क्या किया, मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 है कि मैं यहाँ पे 1 में कलर भर सकता हूँ, रेड, येलो और ग्रीन, 3 कलर में इसमें भर सकता हूँ। तो पहली बार में मैंने मान लो यहाँ पे ये लिया, थोड़ा सा इसको दूर बनाते हैं। पहली बार में मैंने ये 1 लिया, है ना। अब इसमें मैंने यहाँ पे सपोज रेड भरा, और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे दूसरे नंबर पे ये लिया, ये भी 1 है, इसमें मैंने येलो भर दिया। तीसरे नंबर पे मैंने 1 को ही लिया और इसमें मैंने ग्रीन भर दिया। इस तरीके से मेरे पास 3 ऑप्शन है, मैं 1 में 3 कलर भर सकता हूँ, है ना। इस तरीके से मैंने करा। अब उसके बाद मैं यहाँ पे आऊँगा, अब 1 हो गया, अब मैं आऊँगा यहाँ पे 2 पे। तो अब मेरे पास रिमेनिंग, अगर इसमें रेड हो गया तो यहाँ पे येलो बचा और ग्रीन बचा, 2 ही कलर बचे मेरे पास। तो मैं यहाँ पे 2 कलर भरूंगा, किसमें, 2 में। तो यहाँ पे ये हो गया मेरा यहाँ पे 2, तो ये 2 हो गया और ये भी 2 हो गया, है ना। अब इसमें मैं यहाँ पे येलो भर सकता हूँ, इसमें मैं ग्रीन भर सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे सपोज मैंने यहाँ पे ये येलो भर दिया, ठीक है। अब इससे कनेक्टेड कौन सा है, 3। तो अब जो 3 कनेक्ट है उसके पास मेरे पास ऑप्शन क्या है, मैं यहाँ पे येलो को छोड़ के यहाँ पे रेड भी भर सकता हूँ, ग्रीन भी भर सकता हूँ। सो मैं यहाँ पे 3 में क्या भर सकता हूँ, रेड भी भर सकता हूँ, है ना, और यहाँ पे ग्रीन भी भर सकता हूँ। तो ये रेड और यहाँ पे ये ग्रीन, ठीक है। अब अगर मान लो मैंने यहाँ पे रेड भरा, मैं इसमें आ रहा हूँ, है ना, मैंने रेड भर दिया। अब इससे कनेक्टेड कौन है, 4 है। तो अब अगर 4 इससे कनेक्ट है, फिर 4 किससे कनेक्ट है, 1 से भी कनेक्ट है। तो मतलब यहाँ पे सेम सेम नहीं होना चाहिए मेरा कलर, है ना, मतलब एडजेसेंट में सेम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं रेड तो भर नहीं सकता, बिकॉज ऑलरेडी अपन ने भर दिया है, तो वैसे भी नहीं भरेंगे। तो कौन कौन से कलर में भर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे भर सकता हूँ कौन कौन सा, रेड को छोड़ के येलो और ग्रीन 2 भर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से करूँगा, ये 4 है, यहाँ भी 4 है, और यहाँ पे मैं क्या भर सकता हूँ, एक तो येलो भर सकता हूँ, दूसरा यहाँ पे ग्रीन भर सकता हूँ, ठीक है। इस तरीके से मैं 2 कलर यहाँ पे कर सकता हूँ। अब उसके बाद बैक ट्रैक करूँगा, मैं जस्ट ऊपर आऊँगा, ये ऊपर आ गया मैं यहाँ पे, ठीक है, 2 पे आ गया। अब जब 2 पे आऊँगा तो यहाँ पे 3 है, फिर यहाँ पे 3 को चेक करूँगा, तो सेम वही चीज़ है, 3 से भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 4 कनेक्टेड है ना। तो 4 में अब फिर यहाँ पे अगर मैंने ग्रीन भर दिया, फिर उसके बाद मैं इसमें 2 कलर और भर सकता था। यहाँ पे एक तो ग्रीन को छोड़ दें तो रेड, और यहाँ पे येलो। बट यहाँ पे अगर मैं रेड भरूंगा
तो यहाँ पे 1 में भी रेड है, एडजेसेंट में सेम हो जाएगा। इसका मतलब मुझे सिर्फ यहाँ पे एक ही कलर का ऑप्शन है, येलो भर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे 4 को कनेक्ट कर दूंगा और इसमें क्या भर दूंगा, येलो कलर भर दूंगा। अब उसके बाद जस्ट ऊपर जाऊंगा, वापस ऊपर गया 2 पे आया, फिर यहाँ पे आया, अब इसमें 2 पे आ गया। अब यहाँ पे क्या है, ग्रीन कलर है, ठीक है। 2 में अगर मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर भर दिया तो यहाँ पे आर में क्या भर सकता हूँ, आर में मैं भर सकता हूँ रेड और येलो। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, रेड और येलो, 3 3। तो यहाँ पे रेड और यहाँ पे येलो। अब यहाँ पे आते हैं रेड में, अब यहाँ पे रेड हो गया, तो अब यहाँ पे सेम वही चीज़ हो जाएगी, मैं येलो भर सकता हूँ और यहाँ पे ग्रीन भर सकता हूँ, ठीक है। सो 4 में यहाँ पे ये 4 है, यहाँ पे भी ये 4 है, इसमें क्या भर सकता हूँ, येलो और यहाँ पे ग्रीन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने येलो भर दिया, यहाँ पे ये येलो भर दिया मैंने, ठीक है। आर में 3 में यहाँ पे येलो भर दिया। तो अब मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि मैं ग्रीन भर सकता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे रेड नहीं भर सकता, रेड एडजेसेंट 1 से कनेक्टेड है। सो मैं यहाँ पे 4 को कनेक्ट करके इसमें मैं कलर भर दूंगा यहाँ पे ग्रीन। क्लियर है। सो मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर इसमें कर दिया। अब उसके बाद अब बैक ट्रैक करेंगे तो ये पूरा ऊपर गया, फिर यहाँ पे वापस आ गया। अब ये जो चीज़ मैंने बनाई है, यही सेम चीज़ आपकी यहाँ पे इस 1 के साथ होगी, यही सेम चीज़ इस 1 के साथ होगी, दोनों के साथ सेम सेम होगा, बट यहाँ पे कलर चेंज रहेगा, है ना। सो पहले मैं सेम चीज़ बनाता हूँ, फिर कलर में चेंज कर दूंगा, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, मैंने सिंपल सा कुछ नहीं किया है, एज इट इज सेम टू सेम उसको लिख लिया है ना, और कुछ भी नहीं किया है। अब ट्रिक क्या है, ध्यान से सुनो। ट्रिक ये है कि आपको क्या करना है, इसको देखो, यहाँ पे जो आपका यहाँ पे फर्स्ट वाला जो आपने ग्राफ बनाया इस तरीके से पूरा ग्राफ, इसमें यहाँ पे क्या लिखा है, रेड, है ना। और यहाँ पे जो आपका ये अभी लेटेस्ट में चल रहा है, ये क्या है, येलो। तो आपको रेड को येलो के साथ चेंज करना है, बाकी ग्रीन को एज इट इज रखना है। क्या बोला मैंने, रेड को येलो के साथ चेंज करना है, ठीक है। जहाँ येलो है वहाँ पे रेड कर दो, जहाँ पे रेड है वहाँ पे येलो कर दो। और तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जहाँ जहाँ भी वाई है उसको आर कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये आर हो जाएगा, उसके बाद ये यहाँ पे आर हो जाएगा, है ना। उसके बाद यहाँ पे जी है, जी एज इट इज रहेगा, फिर यहाँ पे ये नीचे आर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी आर हो जाएगा, फिर यहाँ पे ये लास्ट में भी आर हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने आर कर दिया। अब जहाँ पे मुझे आर दिख रहा है वहाँ पे वाई करना है, तो ये मेरा आर यहाँ पे है तो इसमें वाई कर दूंगा। फिर उसके बाद यहाँ पे नीचे आऊँगा तो यहाँ पे जी है, जी एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पे भी जी है, इसको भी एज इट इज़ रखो। फिर यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे देखो आर है तो इसको मैं वाई कर दूंगा। यहाँ पे जी है, इसको भी एज इट इज़ रखो, और इसके बाद यहाँ पे भी जी है, इसको भी एज इट इज़ रखना है, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, जब इसमें आओगे इस वाले में, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जहाँ भी येलो है उसको क्या कर दो, ग्रीन कर दो, और ग्रीन को येलो कर दो, रेड एज इट इज़ रखो, ठीक है। तो सबसे पहले जहाँ जहाँ भी क्या है, इस वाले में देखना है आपको, है ना कि उसमें देखना है, इस वाले में देखना है। तो जहाँ जहाँ भी आपका क्या है, यहाँ पे ग्रीन है उसको येलो कर दो, जहाँ पे येलो है उसको ग्रीन कर दो। तो पहले क्या करता हूँ मैं, ये है येलो, ठीक है, यहाँ पे येलो है तो इसको मैंने ग्रीन कर दिया, ठीक है, ऑलरेडी हो गया वो तो, है ना। उसके बाद देखो यहाँ पे ये येलो है, यहाँ पे इसको मुझे ग्रीन करना है, येलो को ग्रीन करना है, याद रखना। येलो को ग्रीन करना है, कहाँ है, ये रहा 3, इसको क्या करना है, ग्रीन करना है। फिर उसके बाद बस हो गया, है ना। अब उसके बाद क्या करना है, रेड को एज इट इज़ लिखना है, ये रेड एज इट इज़, यहाँ भी रेड एज इट इज़, फिर रेड कहाँ है, ये है एज इट इज़, यहाँ भी रेड, और यहाँ पे भी रेड एज इट इज़, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा। अब जो आपका ग्रीन वाला है उसको येलो कर दो, ग्रीन को येलो कर दो, यहाँ पे ये येलो हो जाएगा, ये भी येलो हो जाएगा, ये भी येलो हो जाएगा, है ना, ये भी येलो हो जाएगा, ये भी येलो हो जाएगा यहाँ पे, और बस हो गया, है ना, सारे यहाँ पे हो गए। इस तरीके से आपको नॉर्मली बनाना है। होप आपको क्लियर हो गया होगा, है ना, किस तरीके से अपन को कलरिंग करना है ना। सिंपल है। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। अब उसके बाद हमें बताना है यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे। कैसे बताएंगे, बहुत सिंपल है। देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पहले टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन, है ना, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो ध्यान से सुनो, आपको क्या करना है, फर्स्ट वाले में जो फर्स्ट वाला आपको आर वाला ग्राफ दिख रहा है, इसमें लीफ नोड कितनी है वो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, 6 है तो यहाँ पे 6, और फिर मल्टीप्लाई करना कितने ऐसे ग्राफ हैं, तो सेम है, यहाँ पे 3 ग्राफ बने हुए हैं, तो टोटल 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया, यहाँ पे हो गया 18, राइट। तो टोटल आपके 18 यहाँ पे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे, है ना। ये पॉसिबल यहाँ पे सॉल्यूशन होंगे आपके 18, राइट। सो होप आपको क्लियर हो गया होगा।
किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, इस तरीके से क्वेश्चन आता है जिसमें आपको कलर नहीं दिया रहता, आपको सिर्फ ग्राफ देगा और आपसे बोलेगा यहाँ पे कि आपको क्या करना है, इसमें कलर फिल करना है। तो आपको क्या करना है, मिनिमम कलर फिल करना है, कंडीशन याद रखना है, आराम से कर लोगे। सो सबसे पहले अगर मान लो मैंने यहाँ पे C1 कलर रखा, तो यहाँ पे C2 रखूंगा, अलग कलर होना चाहिए ना। फिर यहाँ पे क्या फिर से C1 रख सकता हूँ, बिल्कुल। फिर यहाँ पे मैं C2 फिर से रख सकता हूँ, हाँ। मतलब यहाँ पे C1 और C2 दो कलर की रिक्वायरमेंट है मुझे सिर्फ। तो मैं क्या करूँगा, सेम वही चीज़ करूँगा, यहाँ पे लिखूंगा सिंपल सा कलर, ठीक है। और यहाँ पे जो मेरा यहाँ पे अपना 1 है, तो 1 में मैं सिर्फ दो कलर यहाँ पे फिल करूँगा। कौन सा, पहला यहाँ पे C1 और यहाँ पे C2, दो कलर भर सकता हूँ सिर्फ। उसके बाद अगर मैंने यहाँ पे C1 भर दिया, मेरे पास यहाँ पे C1 और C2 दो ही कलर हैं। मैंने अगर यहाँ पे C1 भर दिया तो 2 में मैं क्या भरूंगा, सिर्फ एक ही कलर भरूंगा ना। कौन सा वाला, यहाँ पे C2, ठीक है। अगर यहाँ पे C2 हो गया तो यहाँ पे अब कौन सा कलर भरूंगा, यहाँ पे सिर्फ एक ही कलर है मेरे पास, यहाँ पे C1 है ना। तो यहाँ पे 3 में भी C1 कलर ही फिल कर पाऊंगा। अब अगर यहाँ पे C1 हो गया तो यहाँ पे C2 आएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी अपना C1 चल रहा है 1 में, है ना। इसका मतलब है यहाँ पे 4 में भी आपका क्या आ जाएगा, सिंपल से यहाँ पे C1 ही आएगा, सॉरी C2 ही आएगा, राइट। तो यहाँ पे C2 आ जाएगा, ठीक। अब उसके बाद यहाँ पे हम धीरे धीरे ऊपर आएंगे, तो 1 पे आ गए। अब एक ही ऑप्शन था, फिर से कलर पे आ जाएंगे। अब इस तरफ आते हैं, अब इस तरफ भी सेम वही चीज होगी जैसा इसमें लिखा हुआ है, बस कलर चेंज हो जाएगा। यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो अपन को C1 को C2 करना है, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, C1 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा C2, यहाँ पे C1। इस तरीके से अपना यहाँ पे सिंपल सा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी देखें, नंबर ऑफ यहाँ पे सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, तो ये कितने हो जाएंगे, सिंपल है। लीफ नोड कितना है, 1 है, तो यहाँ पे 1 × 2, टोटल अपने दो ऐसे है ना। तो यहाँ पे दो अपने यहाँ पे क्या हो जाएंगे, सॉल्यूशन हो जाएंगे, जो कि हमें दिख भी रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से अपन आराम से यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। और हाँ, एक चीज और, क्रोमेटिक नंबर नाम की एक चीज होती है, क्रोमेटिक नंबर, है ना। इसको अपन के से डिनोट करते हैं। क्रोमेटिक नंबर का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ आपने कलर कितने लिए हैं। तो टोटल यहाँ पे 2 लिए हैं, तो क्रोमेटिक नंबर 2 हो जाएगा। ये चीज याद रखना, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, अपन बात करने वाले हैं सम ऑफ सबसेट के बारे में। इस तरीके से अपन को क्वेश्चन दिया होगा, जैसे यहाँ पे ये दिया है 10, 20, 30, 40, है ना। उसके बाद आपको यहाँ पे एक सम दिया होगा, किसका सम ये है। अब आपको इस तरीके से यहाँ पे इसके कॉम्बिनेशन बनाना है कि आपको यहाँ पे सम यहाँ पे 50 ही होना चाहिए, है ना। तो नॉर्मली देख के तो हम बता सकते हैं, बट अपन को बैक ट्रैकिंग की हेल्प से कैसे करना है, वो चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड वही चीज़ यहाँ पे पूछी जाती है क्वेश्चन में, है ना। तो करना कैसे, बहुत ही सिंपल है। जो मैं यहाँ पे स्टेप्स फॉलो कर रहा हूँ, आपको सिर्फ वही स्टेप्स यहाँ पे ध्यान रखना है ना। कैसे कर रहा हूँ वो ध्यान रखना है, राइट। सबसे पहले इनिशियल में आप 0 से स्टार्ट करोगे। ये मैं यहाँ पे 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ, ये 0 से स्टार्ट किया, ठीक है। नोड है तो अपन ने सर्कल लगा दिया। अब उसके बाद क्या करना है, आपको पता है बैक ट्रैकिंग फॉलो करती है प्रिंसिपल को, DFS, डेप्थ फर्स्ट सर्च। तो पहले अपन को इस तरफ चलना है, फिर बैक ट्रैक करना है, फिर राइट में चलना है, फिर इस तरीके से बढ़ना है आगे, है ना। सो यहाँ पे 0 से स्टार्ट किया। तो अब मान लो यहाँ पे देखो, एक चीज और आप लोग लिखना है यहाँ पे, कि जो आपको दे रखा है ना यहाँ पे, जैसे ये 10, 20, 30 और यहाँ पे 40, ये जो चीज दे रखी है, इसको मानना x1, x2, x3, x4, ऐसे अज्यूम करना, ठीक है। अब इसके बाद फर्स्ट में सबसे पहले यहाँ पे देखो x1, अगर अपन किसी चीज को इंक्लूड कर रहे हैं तो उसको आप लेफ्ट साइड में लिखोगे, है ना, और इंक्लूड कर रहे हैं तो 1 लिखोगे। तो अगर मैं x1 को यहाँ पे इंक्लूड करूंगा तो x1 = 1 लिखूंगा, मतलब मैं 10 को यहाँ पे इंक्लूड कर रहा हूँ। अब 0 में 10 को डायरेक्टली प्लस करो, कितना होगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाते हैं। अब उसके बाद देखो, पहले अगर इंक्लूड नहीं कर रहे तो वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इंक्लूड नहीं कर रहा मतलब x1 = 0, इंक्लूड नहीं कर रहा मतलब 0, कर रहा हूँ मतलब 1। तो अगर इंक्लूड नहीं किया तो यहाँ पे कितना होगा, 0 + 0, क्योंकि इंक्लूड किया ही नहीं है तो ये 0 ही रहेगा। फिर उसके बाद अब ये 10 है, अब यहाँ पे क्या हो गया, x1 हो गया। अब मैं करूँगा x2 को, तो एक बार इंक्लूड करूँगा, एक बार नहीं करूँगा। तो यहाँ पे ये इंक्लूड कर रहा हूँ, यहाँ पे ये नहीं कर रहा, ठीक है। यहाँ पे मैंने इंक्लूड किया, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी है, 20। तो 10 + 20 कितना हो जाएगा, 30। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ x2 = 1, क्योंकि मैं इसको इंक्लूड कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 30। क्लियर है, तो ये 30 हो गया। अब उसके बाद आगे बात करते हैं। अब देखो, अब ये 30 हो गया, x2 हो गया। अब मैं x3 पे बढ़ूंगा, तो एक बार x3 को इंक्लूड करूंगा, एक बार नहीं करूंगा। तो ये मैं यहाँ पे x3 को इंक्लूड कर रहा हूँ, x3 = 1, है ना। ये मैंने क्या किया,
इसको इंक्लूड किया, कितना हो गया, यहाँ पे 30 है और 30 ऑलरेडी यहाँ पे, तो 60 हो जाएगा। बट मुझे सम कितना चाहिए, 50 चाहिए। मतलब इस लाइन में अगर मैं आगे जाऊंगा तो मुझे यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे मुझे रुक जाना है। अब मैं करूंगा बैक ट्रैक, तो यहाँ पे बैक ट्रैक करूंगा, ये बैक ट्रैक किया, वापस यहाँ पे आया। अब एक बार इंक्लूड किया था x3 को, अब एक बार नहीं करूंगा, तो ये मैं x3 इक्वल्स टू 0 मतलब नहीं किया मैंने, है ना। अब यहाँ पे मैं फिर से, अगर देखो नहीं किया इंक्लूड, मतलब जो वैल्यू है वो एज इट इज रहेगी, तो यहाँ पे 30 हो जाएगा। अब आपको कहाँ तक जाना है, x4 तक दिया है ना यहाँ पे। अब एक बार इसी में x4 को इंक्लूड करता हूँ, तो यहाँ पे ये x4 इज इक्वल टू 1, तो इतना कितना दिया है यहाँ पे 40, तो 30 प्लस 40 कितना हो जाएगा 70। मतलब यहाँ पे भी आंसर नहीं आएगा। बैक ट्रैक करो, बैक ट्रैक किया, अब यहाँ पे आ गया। अब एक बार इंक्लूड किया था, एक बार नहीं किया था, जब तक खत्म ना हो जाए पूरा तब तक आपको करना है। तो यहाँ पे 0, तो ये एज इट इज रहेगा 30, यहाँ भी हमें नहीं मिला। अब फिर से हम बैक ट्रैक करेंगे, तो ये फिर से बैक ट्रैक किया, यहाँ पे आ गया, फिर से इसके भी ऊपर गया, तो यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे ये सारी चीजें कवर हो गई, अब फिर से ऊपर गया, तो यहाँ पे आ गया। अब इसमें मैंने x2 को इंक्लूड किया था, अब x2 को इंक्लूड नहीं करूंगा तो 0, है ना। अब मैं इंक्लूड नहीं करूंगा, मतलब यहाँ पे ये वैल्यू एज इट इज, ठीक है। अब x2 हो गया, अब x3 की बारी है, तो यहाँ पे आऊंगा, तो x3 इक्वल्स टू 1, इसको इंक्लूड करूंगा, तो x3 की वैल्यू कितनी है 30, तो 10 प्लस 30 कितना हो जाएगा 40, तो ये हो जाएगा मेरा 40, ठीक है। अब इसके बाद, अब ये हो गया x3 इंक्लूड हो गया, अब x4 की बारी, तो यहाँ पे x4 को मैं इंक्लूड करूंगा एक बार। x4 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 40, 40 प्लस 40 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 80। अब 80 तो बहुत ज़्यादा हो गया 50 से, मतलब यहाँ भी मुझे नहीं मिलेगा आंसर। बैक ट्रैक करूंगा 40 पे, अब एक बार इंक्लूड किया था x4 को, अब एक बार नहीं करूंगा, मतलब x4 इक्वल्स टू 0, तो अपनी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज रहेगी, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे मुझे 40 तो चाहिए नहीं, मुझे तो चाहिए क्या 50 चाहिए ना, तो यहाँ पे वापस बैक ट्रैक करूंगा। अब वापस यहाँ पे आऊंगा, ये कवर हो गया, अब फिर से बैक ट्रैक करूंगा, यहाँ पे आऊंगा। अब x3 इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे एक बार इंक्लूड किया था, अब एक बार नहीं करूंगा, मतलब यहाँ पे x3 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब अगर x3 0 होगा तो ये वैल्यू एज इट इज मिलेगी मुझे, है ना। अगर एज इट इज मिलेगी तो अब x4 की बारी है, तो x4 को इंक्लूड करूंगा मैं एक बार, तो ये x4 इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे x4 की वैल्यू क्या है 40, 40 और प्लस यहाँ पे 10 क्या हो जाएगा 50। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे मुझे सम 50 मिल गया, परफेक्ट, यहाँ पे हमें आंसर मिल गया। अब इससे हम आगे नहीं बढ़ेंगे, है ना। अब हम क्या करेंगे, बैक ट्रैक करेंगे, खत्म भी हो गई है। अब एक बार इंक्लूड किया था, एक बार नहीं करूंगा, तो x4 इक्वल्स टू 0, मतलब ये 10 एज इट इज रहेगा। फिर से बैक ट्रैक कर जाऊंगा, अब इसके भी जस्ट ऊपर बैक ट्रैक करूंगा, फिर यहाँ भी बैक ट्रैक करूंगा, फिर यहाँ भी बैक ट्रैक करूंगा, ठीक है। यहाँ तक ये पूरा पार्ट हमारा कवर हो गया। अब इसमें आ जाऊंगा, तो अब इसमें मैंने इंक्लूड नहीं किया x1 को, तो ये 0। अब एक बार x2 को मैं इंक्लूड करूंगा, एक बार नहीं करूंगा, तो ये मैंने x2 को इंक्लूड किया, मतलब 1, तो यहाँ पे 0 प्लस x2 की वैल्यू है 20, तो ये 20 हो जाएगा अपना, ठीक है। अब उसके बाद आगे बढ़ा, अब यहाँ पे मैंने x3 को इंक्लूड किया, x3 को इंक्लूड किया मतलब 1, तो x3 की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ये देखो x3 की वैल्यू है 30, तो ये कितना हो गया, ये हो गया मेरा यहाँ पे 50, है ना। परफेक्ट हो गया, मतलब 50 ही तो चाहिए था मुझे, तो यहाँ पे ये 50 हो गया, राइट, और यहाँ पे हमें मिल गया, है ना। अब इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब मैं एक बार यहाँ पे x4 को इंक्लूड करता हूँ, तो 50 और प्लस में यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 90, ये हो जाएगा क्या 90। तो यहाँ पे ये तो आगे ज़्यादा हो रहा है ना, हमें यहाँ तक चाहिए था सिर्फ, ठीक है। तो हम आगे ना ही बढ़े तो बेहतर है, राइट, इसलिए हम इसको रिमूव कर देंगे। जहाँ तक हमें चाहिए था वो मिल गया, तो मतलब परफेक्ट है, हम उससे आगे नहीं जाना फिर। तो यहाँ पे हमें एक मिला, एक हमें यहाँ पे मिला, ठीक है। अब उसके बाद आगे देख लेते हैं। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे अपन, बैक ट्रैक करेंगे, बैक ट्रैक किया मैंने, है ना। अब जब बैक ट्रैक करूंगा तो एक बार x3 को इंक्लूड किया था, एक बार नहीं करेंगे, तो ये x3 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे ये 20 एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे x4 तक जाएंगे ना, तो x4 को अब मैं इंक्लूड करूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे x4 की वैल्यू क्या है 40, और ये अपना 20 कितना हो जाएगा 60, यहाँ पे भी नहीं मिलेगा, बैक ट्रैक करेंगे। अब एक बार x4 को इंक्लूड नहीं करेंगे, x4 इक्वल्स टू 0, मतलब ये 20 एज इट इज रहेगा, है ना। अब उसके बाद फिर से बैक ट्रैक करूंगा, फिर से यहाँ पे ऊपर आ जाऊंगा, फिर यहाँ पे आ जाऊंगा। अब एक बार x2 को मैंने इंक्लूड किया था, अब एक बार x2 को इंक्लूड नहीं करूंगा, मतलब x2 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 0 एज इट इज रहेगा, है ना। अब एक बार x3 को इंक्लूड करूंगा, x3 इक्वल्स टू यहाँ पे 1, तो ये कितना हो जाएगा, x3 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 30, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 30 मतलब 30। अब एक बार x4 को इंक्लूड कर लूंगा, x4 इक्वल्स टू 1 हो जाएगा।
x4 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 40, मतलब ये 70 हो जाएगा। वापस हम बैक ट्रैक करेंगे, 70 तो हमें नहीं चाहिए, एक बार यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे x4 को, तो यहाँ पे 0, तो ये 30 एज इट इज रहेगा। ये भी नहीं चाहिए हमें क्योंकि ये तो कम हो रहा है। बैक ट्रैक करेंगे, वापस बैक ट्रैक, अब x3 को इंक्लूड किया था, एक बार x3 को इंक्लूड नहीं करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फिर से 0 हो जाएगा। अब एक बार x4 को इंक्लूड करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा x4 इक्वल्स टू 1, तो ये हो जाएगा अपना 40, है ना। अब इसके बाद वापस बैक ट्रैक करेंगे, अब x4 को इंक्लूड नहीं करेंगे, x4 यहाँ पे x4 इक्वल्स टू 0, मतलब ये कितना हो जाएगा, एज इट इज 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, है ना, ये 0। तो आपको वहां तक चलना है जहां तक आपका पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता। तो ये देखो कहाँ से स्टार्ट हुआ है और कहाँ खत्म हो रहा है। सो होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हो रहा है ना। कुछ नहीं किया हमने, सिंपल सा बैक ट्रैक कर रहे हैं, है ना। मतलब हमें क्या देखना है, मेन चीज इंक्लूड कर रहे हो, जो भी चीज इंक्लूड कर रहे हो उसमें 1, अगर नहीं कर रहे हो तो 0, ये सिंपल है। और लास्ट तक चलना जब तक सारी चीजें खत्म नहीं हो जाती, है ना, जब तक अपन को वो सम नहीं मिल जाता तब तक अपन को यहाँ पे चलते रहना, चलते रहना। अब उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे कि किस किस को हमने यहाँ पे ऐड किया तब हमें यहाँ पे अपना आंसर मिला है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो हम लिखेंगे x1, x2, x3 और x4, है ना। अब ये पहली जो टाइम आई थी, पहला यहाँ पे 50 अपना यहाँ पे आया था, तो देखो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे ये x1 को इंक्लूड किया था मैंने, है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा जिसको इंक्लूड किया था। उसके बाद यहाँ पे ये नीचे आ जाओ, इंक्लूड नहीं किया, यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया मतलब 0, x2 और x3 0 0, तो ये 0 और ये 0। उसके बाद आगे बढ़ो, फिर यहाँ पे किसको इंक्लूड किया, x4 को इंक्लूड किया था, तो x4 में 1, तो ये अपना यहाँ पे फर्स्ट 50 वाले का आंसर आ जाएगा। दूसरे वाले का अगर सेम देखें, दूसरे वाले का यहाँ पे ये, तो क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे x1 0, तो x1 0 हो गया। फिर यहाँ पे नीचे आए तो ये देखो x2 का 1, x2 का 1। उसके बाद नीचे आए x3 में भी 1, x3 में भी 1, और फिर x4 का तो यहाँ पे था ही नहीं मतलब 0, ठीक है। इस तरीके से हमारा यहाँ पे कुल मिला के आंसर आता है, ये है सम ऑफ सबसेट, ठीक है। होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं ब्रांच एंड बाउंड के बारे में। अब देखो ब्रांच एंड बाउंड होता क्या है, सिंपल सा समझो। ये क्या करता है, देखो ब्रांच मतलब यहाँ पे छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ना, बाउंड मतलब यहाँ पे फिर उनको यहाँ पे बेस्ट सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना उनमें से, ये सिंपल सा होता है। अब ब्रांच एंड बाउंड ज़्यादा एफिशिएंट होती है एज कम्पेयर टू बैक ट्रैकिंग, है ना, क्योंकि ये डायरेक्टली हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन प्रोवाइड कराती है। क्या कराती है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन, है ना। मतलब ऐसी स्टेप्स जो कि यहाँ पे काम की नहीं है उसको डायरेक्टली ये पहले ही हटा देती है। और जबकि क्या होता है बैक ट्रैकिंग में हम चेक करते हैं बार बार, है ना, मतलब सारी स्टेप्स को एक एक करके चेक करते हैं, तो इसलिए वो टाइम लेंदी हो जाती है ना, ज़्यादा टाइम लगता है बैक ट्रैकिंग में। बट इसमें इतना टाइम नहीं लगता क्योंकि ये पहले ही सारी चीज़ों को हटा देती है जो अननेसेसरी होती हैं, अननेसेसरी टाइम वेस्ट करती हैं, है ना, जो हमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं देती उनको पहले ही रिमूव कर देता है। सिंपल सा ये आपको याद रखना है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले। ब्रांच एंड बाउंड इज एन एल्गोरिथम डिजाइन टेक्निक यूज टू सॉल्व ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स, राइट। तो जैसा मैंने बोला ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसका यूज करते हैं। इट प्रोवाइड्स द प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स, तो ये क्या करता है, सॉरी इट्स डिवाइड, है ना, ये क्या करता है, डिवाइड कर देता है बहुत सारी प्रॉब्लम्स को छोटी छोटी सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करता है ना। मान लो कोई प्रॉब्लम है, इसको ये क्या करेगा, छोटी छोटी सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर देगा। ये सिंपल सा ये काम करता है ना, जिसको अपन बोलते हैं यहाँ पे ब्रांच। एंड एलिमिनेट्स सब प्रॉब्लम दैट कैन नॉट प्रोड्यूस अ बेटर सॉल्यूशन बाउंड, मतलब यहाँ पे उनको ये एलिमिनेट कर देता है जो यहाँ पे अपन को बेटर सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करती, ठीक है, मतलब जो फालतू होती हैं, राइट, जो अपने काम की नहीं है। प्रिंसिपल देखें तो ये प्रिंसिपल पे वर्क करता है ब्रांचिंग प्लस बाउंडिंग, दो प्रिंसिपल पे वर्क करता है ना। ब्रांचिंग का मतलब क्या होता है, डिवाइड द प्रॉब्लम इनटू सब प्रॉब्लम्स, और बाउंडिंग का मतलब होता है कि उसमें से बेस्ट जो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है उसको यहाँ पे रखना, बाकी जो अननेसेसरी प्रॉब्लम्स हैं उनको क्या करना है, डिस्कार्ड करना। ये सिंपल सा इसका काम होता है, ठीक है, ब्रांच और बाउंड। एल्गोरिथम ये होती है, ठीक है, क्या होती है, सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट फ्रॉम द रूट नोड, जो रूट नोड होती है ना उससे अपन स्टार्ट करते हैं, ये रूट है, इससे अपन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। उसके बाद क्रिएट चाइल्ड नोड ब्रांच, है ना, तो चाइल्ड नोड अपन यहाँ पे इसकी क्रिएट करते हैं इस तरीके से ब्रांचेस, जिसको अपन सब प्रॉब्लम भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कैलकुलेट द बाउंड फॉर ईच नोड, तो हर एक नोड के लिए अपन क्या करते हैं, बाउंड कैलकुलेट करते हैं, क्या करते हैं,
यहाँ पे बाउंड कैलकुलेट करते हैं ईच नोड के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद डिस्कार्ड नोट्स विथ पुअर बाउंड, अब जिसमें हमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता है ना, जो बेस्ट नहीं होता, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम करते हैं यहाँ पे डिस्कार्ड। क्लियर है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो एक्सपेंड द नोड विद द बेस्ट बाउंड, तो यहाँ पे जिसमें हमें चांस है कि फ्यूचर में हमें अच्छा रिजल्ट देगा, उसमें हम क्या करते हैं और ज़्यादा आगे बढ़ते हैं, है ना, और आगे उसको देखते चेक करते हैं। फिर उसके बाद रिपीट अंटिल द ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज फाउंड, कब तक अपन इसको करते रहते हैं, जब तक हमें कोई यहाँ पे ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल नहीं जाता। क्लियर है। ये हो गया इसके एल्गोरिथम। अब यहाँ पे एडवांटेजेस की बात करें तो सबसे पहला एडवांटेज है फाइंड्स द ऑप्टिमल सॉल्यूशन, सबसे पहली बात। दूसरा यहाँ पे है डिस्कार्ड अननेसेसरी सर्च स्पेस, ठीक है, मतलब फालतू में ये टाइम वेस्ट नहीं करता, है ना, अननेसेसरी चीज़ों को सर्च नहीं करता, पहले ही हटा देता है। उसके बाद यहाँ पे मोर एफिशिएंट देन ब्रूट फोर्स, तो ब्रूट फोर्स आपको पता होगा ब्रांच बैक ट्रैकिंग पे वर्क करता है ना, सो दैट्स वाई ये उससे ज़्यादा काफ़ी एफिशिएंट होता है। उसके बाद डिसएडवांटेज की बात करें, सबसे पहला होता है बाउंड कैलकुलेशन कैन बी एक्सपेंसिव, तो जो बाउंड की कैलकुलेशन होती है वो क्या होती है, एक्सपेंसिव होती है ना। उसके बाद यहाँ पे अपना हो जाएगा क्या, परफॉर्मेंस डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ द बाउंड, तो यहाँ पे परफॉर्मेंस किस पे डिपेंड करती है, बाउंड की क्वालिटी पे। उसके बाद कुछ एप्लीकेशंस हैं, सो ये यहाँ पे देखो ये इसकी एप्लीकेशंस है। सबसे पहले यहाँ पे है ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, जिसको अपन बोलते हैं TSP। अब ये अगर आप क्वेश्चन में करने जाते हो ना, मतलब एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है आपका TSP का, ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम का, तो ये बहुत बड़ा जाता है, बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा, और अब बहुत ही ज़्यादा टाइम लेंदी होता है ना, बहुत ही आपको टाइम देना पड़ेगा, इसको अच्छे से करना पड़ेगा, कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, तब जाके आप कर पाओगे, है ना। इसलिए मैं जनरली तो बोलता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन अवॉइड करो, बाकी आता है एग्जाम में, बाकी अगर आपकी स्पीड अच्छी हो तो फिर कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे है 01 नैपसैक प्रॉब्लम, है ना। फिर यहाँ पे जॉब असाइनमेंट प्रॉब्लम, और यहाँ पे इंटीजर प्रोग्रामिंग, राइट। तो ये इस तरीके से इसकी एप्लीकेशंस हो जाती हैं। अब अपन देखते हैं डिफरेंस बिटवीन यहाँ पे बैक ट्रैकिंग एंड ब्रांच एंड बाउंड, ठीक है। सबसे पहला डिफरेंस यहाँ पे यूज्ड फॉर कॉन्स्ट्रेंट्स सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम, तो यहाँ पे CSP प्रॉब्लम के लिए इसका यूज होता है। फिर यहाँ पे देखो ब्रांच एंड बाउंड यूज फॉर ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, तो यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम के लिए यूज होता है। देन उसके बाद फाइंड्स एनी वैलिड सॉल्यूशन, ये कोई सा वैलिड सॉल्यूशन फाइंड आउट करता है, मतलब सिंपल सा बोले तो फीजिबल सॉल्यूशन हमें देता है, ठीक है, फीजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट करके देता है बहुत सारे। और यहाँ पे ये क्या देता है, ये बेस्ट ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करके देता है ना। फिर यहाँ पे देखते हैं ये डिस्कार्ड इनवैलिड सॉल्यूशन, जो इनवैलिड सॉल्यूशन होता है इसको डिस्कार्ड कर देता है। और यहाँ पे देखो डिस्कार्ड नॉन प्रोमिसिंग सॉल्यूशंस यूजिंग बाउंड, तो यहाँ पे जिसमें इसको चांस नहीं लगते कि भाई हमें अच्छी चीज़ नहीं मिल पाएगी, प्रॉफिट नहीं मिलेगा, ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, उसको ये पहले ही हटा देता है। उसके बाद यहाँ पे फॉलो डेप्थ फर्स्ट सर्च, तो यहाँ पे ये DFS के कॉन्सेप्ट पे चलता है। उसके बाद यहाँ पे ये चलता है BFS के कॉन्सेप्ट पे, बेस्ट फर्स्ट सर्च, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से होता है। उसके बाद यूजेस की बात करें, यूजेस फिजिबिलिटी वैलिड और इनवैलिड चेकिंग, मतलब यूज क्या है इसका, सिंपल सा फिजिबल सॉल्यूशन ये क्या करता है, अपन को प्रोवाइड कराता है। और यहाँ पे यूजेस अप बाउंड, अपर बाउंड और लोअर बाउंड टू डिसाइड डिस्कार्ड, ठीक है, किसको हटाना किसको नहीं हटाना। फिर यहाँ पे एग्जाम्पल में एनक्वीन प्रॉब्लम, ग्राफ कलरिंग, हैमिल्टनियन साइकिल, ये इसमें आ जाते हैं। इसमें 01 नैपसैक, और यहाँ पे ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, है ना, और जॉब असाइनमेंट, तो ये इसमें आ जाता है। अब इसका गोल क्या है, फाइंड द फिजिबल सॉल्यूशन, इसका गोल है फाइंड द ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ठीक है। सो इस तरीके से आपको ये समझ में आ गया होगा। आई होप ब्रांच एंड बाउंड क्लियर हो गया होगा, डिफरेंस भी क्लियर हो गया होगा, है ना, क्या होता है वो भी क्लियर हो गया होगा। सो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं पैरेलल एल्गोरिथम के बारे में। अब ये पैरेलल एल्गोरिथम क्या होती है ना, ये देखो शॉर्ट नोट्स वगैरह में भी आ सकता है, हो सकता है 7 मार्क्स में भी आ जाए, कुछ भरोसे नहीं रहते, राइट। तो देखो क्या होता है, ध्यान से सुनो। सो सिंपल सा यहाँ पे देखो अपन देखने वाले हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। अ पैरेलल एल्गोरिथम इज एन एल्गोरिथम इन विच अ बिग प्रॉब्लम इज ब्रोकन इनटू स्मॉलर पार्ट्स, मतलब बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को अपन छोटे छोटे पार्ट्स में क्या करते हैं, तोड़ देते हैं, है ना, यहाँ पे ब्रेक कर देते हैं, राइट। एंड ऑल पार्ट्स आर सॉल्व एट द सेम टाइम, सारे पार्ट्स को सेम टाइम पे ही सॉल्व करते हैं यूजिंग मल्टीपल प्रोसेसर्स, है ना, यूजिंग मल्टीपल प्रोसेसर्स, या फिर जिसको अपन बोल सकते हैं यहाँ पे कोर्स, राइट। तो बहुत सारे प्रोसेसर्स के थ्रू अपन किसी प्रॉब्लम के पार्ट्स को एक साथ सॉल्व करते हैं, उसका नाम ही है पैरेलल, मतलब साथ में, है ना। सो दिस हेल्प टू गेट आंसर फास्ट, मतलब यहाँ पे इसकी हेल्प से क्या होता है, हमारा आंसर काफी फास्ट आ जाता है, राइट। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे। सो सबसे पहला पॉइंट्स है
बिग प्रॉब्लम इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स, बड़ी प्रॉब्लम छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। उसके बाद सेकंड है यहाँ पे ऑल पार्ट्स आर सॉल्व्ड एट द सेम टाइम, मतलब सारे पार्ट्स एक सेम टाइम पे यहाँ पे सॉल्व हो जाते हैं। देन उसके बाद मैनी प्रोसेसर्स वर्क्स टुगेदर, मतलब बहुत सारे प्रोसेसर्स एक साथ काम करते हैं, है ना। देन उसके बाद क्या है, प्रोसेसर्स शेयर डेटा एंड टॉक टू ईच अदर, मतलब प्रोसेसर्स क्या करते हैं, डेटा का शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ एंड एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहते हैं, ठीक है। और उसके बाद फाइनली ऑल पार्ट्स आर कंबाइंड टुगेदर द आंसर द फाइनल आंसर एंड गेट द फाइनल आंसर, मतलब यहाँ पे कि देखो पहले क्या हुआ, एक प्रॉब्लम है उसको पार्ट्स में तोड़ा, फिर क्या हुआ, उन पार्ट्स को यहाँ पे प्रोसेसर ने एक साथ ऑपरेशन किया, है ना, उसने एक साथ उसको सॉल्व किया, उसके बाद क्या किया, सबको मर्ज कर दिया, तो फाइनल आंसर अपन को कॉम्बिनेशन के फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है, कंबाइन होकर मिल जाएगा। और लास्ट यहाँ पे क्या है, मोर प्रोसेसर्स लेस टाइम, मतलब सिंपल सी बात है कि अगर प्रोसेसर्स यहाँ पे ज़्यादा होंगे तो टाइम अपना कम लगेगा, है ना, ये चीज़ यहाँ पे रहती है। क्लियर है, चलो आगे बात करते हैं। ये इसका सिंपल सा एक डायग्राम है, ठीक है, जिसको अपन बोल सकते हैं बेसिक आर्किटेक्चर है इसका। सो देखो इसमें क्या है, यहाँ पे प्रोसेसर 1 है, 2 है, 3 है, और यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोसेसर्स हमारे जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये यहाँ पे लोकल मेमोरी शेयर कर रहे हैं एक दूसरे, और ये सारे कनेक्ट है किससे, यहाँ पे ये देखो मेन मेमोरी को शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे कनेक्ट हैं शेयर मेमोरी, ठीक है, इस तरीके से है। सो ये लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, ऑल प्रोसेसर्स आर कनेक्टेड टू अ कॉमन मेमोरी, दे शेयर डेटा एंड कम्युनिकेट थ्रू दिस मेमोरी। तो ये क्या करते हैं, डेटा को शेयर करते हैं और इस मेमोरी के थ्रू एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। इतना आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। चलो आगे बात करते हैं। यहाँ पे देखो इस तरीके से, अब ये वर्क कैसे करते हैं वो अपन यहाँ पे देखने वाले हैं, हाउ इट वर्क्स। तो सबसे पहले है फर्स्ट, द बिग प्रॉब्लम इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स, बड़ी प्रॉब्लम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। उसके बाद सेकंड क्या है, ईच स्मॉल पार्ट्स इज गिवन टू अ डिफरेंट प्रोसेसर। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि जितने भी पार्ट्स होते हैं वो किसको हम अलोकेट कर देते हैं, प्रोसेसर्स को दे देते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे ऑल प्रोसेसर स्टार्ट वर्किंग ऑन देयर पार्ट्स एट द सेम टाइम। तो क्या होता है, जो प्रोसेसर को वो यहाँ पे अपन ने सब प्रॉब्लम दी है, तो सारे प्रोसेसर एक साथ उस पर काम करना चालू करते हैं। फिर उसके बाद इफ नीडेड प्रोसेसर शेयर डेटा एंड हेल्प्स ईच अदर, मतलब यहाँ पे अगर अगर यहाँ पे प्रोसेसर एक दूसरे के साथ यहाँ पे कनेक्ट होते हैं, है ना, अगर उनको ज़रूरत पड़ती है तो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, डेटा शेयर करते हैं, राइट। और इसके बाद यहाँ पे देखो, आफ्टर ऑल पार्ट्स आर सॉल्व्ड, मतलब जब सारे पार्ट्स यहाँ पे सॉल्व हो जाते हैं, रिजल्ट आर कंबाइंड, रिजल्ट को कंबाइन कर दिया जाता है एंड फाइनल हमें यहाँ पे आंसर मिल जाता है। जैसे यहाँ पे ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, इसको मैंने क्या किया, यहाँ पे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और नंबर ऑफ पार्ट्स में तोड़ दिया। फिर क्या किया, प्रोसेसर को अपन ने यहाँ पे अलोकेट कर दिया, ये अलग अलग प्रोसेसर को दे दिया। इन प्रोसेसर ने क्या किया, यहाँ पे साथ में सेम टाइम पे काम किया इस पे, है ना। फिर यहाँ पे क्या किया, जब सॉल्व हो गई प्रॉब्लम, फिर उसको कंबाइन करके फाइनल आंसर अपन को प्रोवाइड करा दिया। इतनी सी चीज़ है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। आगे देखो, यहाँ पे देखो इस तरीके से एग्जाम्पल वगैरह भी दिया हुआ है। सो ये है इसके टाइप्स कितने होते हैं, है ना, पैरेललिज्म के टाइप कितने होते हैं। तो ये जनरली 4 टाइप होते हैं इसके। सबसे पहला होता है डेटा पैरेललिज्म, देन होता है अपना यहाँ पे टास्क पैरेललिज्म, फिर पाइपलाइन और यहाँ पे हाइब्रिड। तो सबसे पहले जो डेटा पैरेललिज्म है, इसमें क्या होता है, यहाँ पे सम ऑपरेशंस इज परफॉर्म्ड ऑन डिफरेंट डेटा, मतलब डेटा अलग अलग है ना, जैसे डेटा 1 है, यहाँ पे डेटा 2 है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जो ऑपरेशंस हैं वो यहाँ पे सेम परफॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेम ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट डेटा पे, तो ये चीज़ अपनी क्या कहलाएगी, यहाँ पे डेटा पैरेललिज्म, ठीक है। अब इसके बाद है टास्क पैरेललिज्म। इसमें क्या होता है, इसमें सिंपल से ये समझो, मतलब जो ऑपरेशन हो रहे हैं ना वो एक ही सेम टाइम पे हो रहे हैं, इसलिए उसको बोलते हैं टास्क पैरेललिज्म, ठीक है। सेम टाइम आपको याद रखना है इसमें। पाइपलाइन पैरेललिज्म में क्या होता है, इसमें एक से ज़्यादा यहाँ पे जो अपने स्टेज हैं वो एक साथ काम करती है, पैरेलली काम करती हैं, उसको बोलते हैं पाइपलाइन। ये लिखा हुआ है देखो, टास्क इज डिवाइडेड इनटू स्टेज एंड ईच स्टेज वर्क्स इन पैरेलल, ठीक है। तो टास्क में को हम क्या करते हैं, स्टेजेस में डिवाइड कर देते हैं और वो फिर एक साथ काम करते हैं। और यहाँ पे हाइब्रिड पैरेललिज्म क्या होता है, हाइब्रिड पैरेललिज्म का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर टाइप्स ऑफ पैरेललिज्म, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा पैरेललिज्म का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको बोलते हैं हाइब्रिड पैरेललिज्म, ठीक है। अब इसके बाद एग्जांपल देखो, यहाँ पे ये एग्जांपल दिया हुआ है। सो इसमें क्या है, हमें क्या करना है, यहाँ पे ए से लेके यहाँ पे
देखो A1 A2 इस तरीके से हमने A8 तक हमने नंबर लिए हैं, कोई सी चीज़ है, मुझे इनका सम करना है और प्रोसेसर के थ्रू करना है। तो सबसे पहले इनको पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो मैंने क्या किया, इसने क्वेश्चन में खुद दे रखा है कि फाइंड सम ऑफ n नंबर्स यूजिंग 4 प्रोसेसर। तो उसने 4 प्रोसेसर दिए हैं। तो सबसे पहले जितनी प्रॉब्लम है उसको 4 से डिवाइड कर दो। टोटल यहाँ पे 8 प्रॉब्लम है, 8 को मैंने 4 से डिवाइड किया तो एक प्रोसेसर यहाँ पे 2 प्रॉब्लम को संभालेगा। तो यहाँ पे देखो ये A1 प्लस A2 इस तरीके से मैंने दो दो यहाँ पे प्रोसेसर को दे दी, P1 प्रोसेसर, P2 P3 P4। फिर इसने क्या किया, इन दोनों प्रोसेसर ने जब सॉल्व किया तो एक साथ इसको कंबाइन कर दिया, इन दोनों ने एक साथ कर दिया, फिर फाइनल इसको एक साथ और कंबाइन कर दिया। ये सिंपल सा अपना यहाँ पे हो गया। वही सेम चीज यहाँ पे लिखी हुई है। देखो अपन ने स्टेप्स कौन कौन सी फॉलो की, सबसे पहले यहाँ पे 4 पार्ट्स में तोड़ दिया है ना, प्रोसेसर ने यहाँ पे ऑपरेशन वगैरह परफॉर्म किया, फिर उनको कंबाइन किया, फाइनल आंसर हमें मिल गया। इस तरीके से अपना होता है। अब यहाँ पे फाइनल अपना एडवांटेज डिसएडवांटेज देख लो एक बार। सबसे पहले एडवांटेज की अगर अपन बात करें, सबसे पहला एडवांटेज है यहाँ पे वर्क्स इज डन फास्टर, मतलब यहाँ पे अपना काम बहुत ही फास्ट हो जाता है। सबसे पहली बात तो ये। दूसरा यहाँ पे एडवांटेज है मोर वर्क कैन बी डन इन द सेम टाइम, मतलब ज़्यादा काम यहाँ पे कम समय में हो जाता है ना। उसके बाद यहाँ पे बेटर यूज ऑफ प्रोसेसर्स, मतलब ये सबसे बेटर यूज होता है ना प्रोसेसर का। उसके बाद यहाँ पे यूजफुल फॉर बिग एंड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, सो सबसे ज़्यादा यूजफुल है कॉम्प्लेक्स और बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। उसके बाद डिसएडवांटेजेस की बात करें तो सबसे पहला होता है कि कम्युनिकेशन बिटवीन प्रोसेसर टेक्स टाइम, मतलब यहाँ पे जो प्रोसेसर के बीच में कम्युनिकेशन होता है ना उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है। देन उसके बाद क्या है, नीड टू कीप ऑल प्रोसेसर सिंक्रोनाइज, मतलब यहाँ पे सारे प्रोसेसर को सिंक्रोनाइज करने की ज़रूरत पड़ती है। देन उसके बाद यहाँ पे मोर हार्डवेयर मतलब प्रोसेसर्स इज रिक्वायर्ड, मतलब सिंपल सी बात है कॉस्टली तो पड़ेगा भाई, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेसर का यूज़ करोगे तो कॉस्ट तो बढ़ेगी, है ना। फिर यहाँ पे है नॉट ऑल प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व्ड इन पैरेलल, मतलब यहाँ पे सारी प्रॉब्लम ऐसी नहीं है कि जिनको हम यहाँ पे पैरेलल एल्गोरिथम के थ्रू ही सॉल्व कर पाएँ, है ना, सारे के साथ ऐसा नहीं होता। तो ये चीज़ है। फिर यहाँ पे क्या है, डेटा डिपेंडेंसी कैन रिड्यूस एफिशिएंटली, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि यहाँ पे जो डेटा की जो डिपेंडेंसी है वो यहाँ पे एफिशिएंटली क्या होती है, रिड्यूस होने लगती है ना। तो ये यहाँ पे क्या है, कुछ एडवांटेजेस हैं। अब इसके बाद एप्लीकेशंस की यहाँ पे कुछ बात कर लेते हैं। ये देखो इसकी एप्लीकेशंस हैं, कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। सबसे पहले यहाँ पे मैट्रिक्स ऑपरेशंस में यूज़ होता है, मल्टीप्लिकेशन एडिशन वगैरह। फिर यहाँ पे साइंटिफिक सिमुलेशन में यूज़ होता है, मतलब यहाँ पे वेदर की कंडीशन देखने के लिए, स्पेस वगैरह की कंडीशन देखने के लिए यहाँ पे यूज़ होता है। फिर इमेज प्रोसेसिंग में, है ना, अगर अपन इमेज इनहेंस करा रहे हैं, कोई सी चीज़ उसमें एडिट करा रहे हैं तो उसमें ये यूज़ होता है। उसके बाद यहाँ पे मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में यूज़ होता है। फिर यहाँ पे होता है डेटा माइनिंग एंड बिग डेटा प्रोसेसिंग में इसका यूज़ होता है। फिर यहाँ पे सिक्योरिटी में बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होता है ना, क्रिप्टोग्राफी सिक्योरिटी में। देन उसके बाद यहाँ पे कुछ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होती है कैड वगैरह, है ना, इंजीनियरिंग की, तो उसमें इसका यूज़ होता है। सो होप आपको क्लियर हो गया होगा कि अपनी यहाँ पे पैरेलल एल्गोरिथम क्या होती है ना। सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको बता दी क्लियरली, आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब इसके बाद एक और टॉपिक है अपना, तो वो अपन देखते हैं, राइट। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, लोअर बाउंड थ्योरी क्या होती है, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शॉर्ट नोट्स वगैरह में आ सकता है। सो यहाँ पे देखो लोअर बाउंड थ्योरी का सिंपल सा मीनिंग मैं ये बता देता हूँ आपको। देखो ये एक ऐसी थ्योरी है जो क्या बोलती है कि अगर कोई भी एल्गोरिथम है तो ये क्या करती है, उसमें बेस्ट पॉसिबल टाइम बताती है कि सबसे ज़्यादा कितना टाइम लगेगा किसी भी एल्गोरिथम को सॉल्व करने में, है ना, ये बता देती है। और अगर इसने बता दिया कि मिनिमम इतना टाइम लगेगा तो उतना ही टाइम लगेगा, उससे कम टाइम में यहाँ पे बिल्कुल नहीं हो सकती वो सॉल्व। ये सिंपल सी बात है, कोई भी प्रॉब्लम, ठीक है। सो देखो यहाँ पे लोअर बाउंड थ्योरी इज यूज्ड टू फाइंड द मिनिमम टाइम और नंबर ऑफ स्टेप्स रिक्वायर्ड बाय एनी एल्गोरिथम टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, ठीक है। मतलब किसी भी एल्गोरिथम को कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कितने यहाँ पे स्टेप्स लगेंगे, कितना टाइम लगेगा, ये चीज़ यहाँ पे लोअर बाउंड थ्योरी बताती है, ठीक है। इट टेल्स अस द बेस्ट पॉसिबल टाइम, मतलब लोअर लिमिट, है ना। नो एल्गोरिथम कैन सॉल्व द प्रॉब्लम इन लेस टाइम देन दिस वांट, मतलब यहाँ पे सिंपल सा मीनिंग ये है कि अगर इसने बता दिया कि भाई इतनी नंबर ऑफ स्टेप्स लगेंगे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, या फिर यहाँ पे इतना टाइम लगेगा, तो ऐसी कोई सी भी वो एल्गोरिथम नहीं है, ऐसी कोई सी भी चीज़ नहीं है जो इससे कम टाइम में उसको सॉल्व कर दे या फिर बता दे, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। सबसे पहला है यहाँ पे लोअर बाउंड सो द मिनिमम टाइम एनी एल्गोरिथम मस्ट टेकन, मतलब यहाँ पे कोई सी भी एल्गोरिथम कितना टाइम लेगी मिनिमम वो ये बता देता है।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इट डज नॉट डिपेंड ऑन अ पर्टिकुलर एल्गोरिथम, ये किसी पर्टिकुलर एल्गोरिथम पे डिपेंड नहीं करता। इसके बाद देखो यहाँ पे इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ इनपुट, ये इनपुट के साइज पे डिपेंड करता है। एंड नेचर ऑफ द प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम किस टाइप की है उस पर डिपेंड करता है ना, और क्या इनपुट का साइज है उस पर डिपेंड करता है। इस पे बिल्कुल नहीं करता कि यहाँ पे मतलब कि किसी पर्टिकुलर एल्गोरिथम पे यहाँ पे डिपेंड कर रहा हो, तो ऐसा नहीं है ना। उसके बाद यहाँ पे देखो हेल्प्स टू कंपेयर एंड एनालाइज एल्गोरिथम, तो यहाँ पे ये हेल्प करता है एल्गोरिथम को कंपेयर करने के लिए, एनालाइज करने के लिए। देन उसके बाद इफ एन एल्गोरिथम टाइम, अगर किसी एल्गोरिथम का टाइम लोअर बाउंड के टाइम के बराबर हो, इसका मतलब वो सबसे यहाँ पे बेस्ट एल्गोरिथम है ना, सबसे बेस्ट ऑप्टिमल सॉल्यूशन देगी। उसके बाद यहाँ पे ये क्या है, कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसको भी समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हायर टाइम, यहाँ पे लोअर टाइम और यहाँ पे जीरो टाइम, तो ये टाइम लगता है सॉल्व करने के लिए किसी भी एल्गोरिथम को, किसी भी प्रॉब्लम को, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहला है अपना जो वेस्टेज टाइम, इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे ये किस, तो इसका मतलब है ये अपना टाइम क्या हो रहा है, अननेसेसरी वेस्ट हो रहा है, तो यहाँ पे हाई टाइम लगेगा, है ना। अगर यहाँ पे जो अपने बेस्ट पॉसिबल टाइम होता है उसमें मतलब होता है कि मिनिमम यहाँ पे कितना टाइम लग सकता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो यहाँ पे आता है, ठीक है। उसके बाद जीरो, जीरो का मतलब ये होता है कि ऐसी कोई एल्गोरिथम जो यहाँ पे बहुत ही कम टाइम में, मतलब कोई सोच भी नहीं सकता, है ना, इम्पॉसिबल है जो बिल्कुल। तो अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो यहाँ पे देखो नो एल्गोरिथम कैन बी फास्टर देन दिस, मतलब इसके बराबर कोई भी एल्गोरिथम फिर फास्ट नहीं है अगर यहाँ पे बहुत ही कम टाइम लग रहा है, ठीक है। सो ये चीज़ है यहाँ पे, होप क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद यहाँ पे देखो हाउ टू फाइंड लोअर बाउंड, कैसे लोअर बाउंड को फाइंड करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे कंसीडर द प्रॉब्लम एंड इट्स इनपुट साइज एन, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे कंसीडर करना है प्रॉब्लम और उसके इनपुट साइज कितने हैं, है ना। देन उसके बाद थिंक अबाउट द मिनिमम नंबर ऑफ बेसिक ऑपरेशन और कंपैरिजंस नीडेड, राइट। तो यहाँ पे आपको सिंपल सा देखना है कि मिनिमम यहाँ पे बेसिक कितने ऑपरेशन लगेंगे, है ना, और कितने कंपैरिजन यहाँ पे जरूरत होगी उसकी। देन उसके बाद यहाँ पे काउंट द मिनिमम नंबर, तो उसका जो मिनिमम नंबर होगा ना वो यहाँ पे लोअर बाउंड कहलाएगा, ठीक है। देन उसके बाद फोर्थ क्या है यहाँ पे, दैट काउंट गिव्स द लोअर बाउंड, जैसा मैंने अभी बोला, है ना। तो बेस्ट पॉसिबल टाइम अपना वो होगा। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल है, सो इससे आपको थोड़ा सा और क्लियरिटी आएगी, राइट। सो यहाँ पे देखो सबसे पहला यहाँ पे सर्चिंग इन एन अनसॉर्टेड एरे, मतलब एक अनसॉर्टेड एरे है, लाइक यहाँ पे सपोज 299 8 0 1 इस तरीके से। अब मैंने इसमें बोला आपको 8 को फाइंड करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक एक करके जितने आपके एलिमेंट है सबको देखना पड़ेगा, एन नंबर ऑफ एलिमेंट को फाइंड करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो उसकी जो यहाँ पे लोअर बाउंड होगा वो ये होगा, मतलब ओमेगा ऑफ एन, ठीक है, क्योंकि एन नंबर ऑफ अपन को देखना पड़ेगा। फिर उसके बाद है फाइंडिंग मैक्सिमम इन एन एरे, मतलब अगर मुझे यहाँ पे बोला कि इसमें मुझे 99 को फाइंड करना है, 99 को फाइंड करना है, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, उसका जो यहाँ पे लोअर बाउंड होगा वो होगा ओमेगा ऑफ n-1, ठीक है, सिंपल सी बात है। देन उसके बाद अगर यहाँ पे कोई सॉर्टेड एरे है और उसमें अपन यहाँ पे बोले कि मुझे यहाँ पे सॉर्टेड एरे में से कोई सी चीज फाइंड करनी है, कंपेयर करना है, तो फिर उसका यहाँ पे लोअर बाउंड क्या होगा, ओमेगा ऑफ n log n, ठीक है। देन यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो, मतलब n मल्टीप्लाई की n मैट्रिक्स हो, तो उसमें फिर यहाँ पे लोअर बाउंड होगा ओमेगा ऑफ n की पावर 3। सो इस तरीके से अपना यहाँ पे जो अपना लोअर बाउंड थ्योरी है ये भी खत्म होता है ना, और इससे पहले जो अपन ने टॉपिक देखा वो भी खत्म होता है, ठीक है। सो इस तरीके से अपनी कंप्लीट यूनिट खत्म होती है पूरी, है ना।